बिहार इलेक्शंस अभी हुए हैं और जो परिणाम थे वो आपको लगता है चौंकाने वाले थे या यू वर एक्सपेक्टिंग दिस? लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो दिन दहाड़े कभी भी किसी का भी अपहरण होता था, फिरौती वसूलते थे और उसको छोड़ देते। नहीं, आप तो कांग्रेस से जुड़े रहे, तो आपको ये दुर्दशा देख के दुख नहीं होता? कांग्रेस की वीडियो आता रहता है, सुप्रिया श्रीनेत बिल्कुल हवा में हाथ लहरा रही है 99 सीट लाके, तो वो उसको उपलब्धि मान के बैठे हुए हैं। क्या है? राहुल जी की प्रॉब्लम ये है कि वो पार्टी के ऊपर जो उनका कंट्रोल है वो छोड़ना नहीं चाहते। एंटी हिंदू, अच्छा, हिंदू परंपराओं से नफरत करने वाला व्यक्ति सिर्फ इसलिए अध्यक्ष बना दिया गया कि वो दलित। बाला साहब आपको लेकर आए, मेरे ख्याल से 30-31 साल की उम्र में आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, राज्यसभा भेजा। उसके बाद जब आपने बाला साहब को छोड़ा तो छोड़ने की वजह क्या थी? आज राज ठाकरे इतना सुबह शाम निकल करके जो यूपी बिहार से जय माइग्रेंट्स को मारते पीटते हैं सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। डिकोड मीडिया पर मैं हूं सौरभ आपके साथ। मेरा नाम आप जानते ही हैं, लेकिन जो हमारे गेस्ट हैं इस एपिसोड में उनको भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में तो जाने ही जाते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं अपनी बेबाक कंट्रोवर्सीज को लेके बोलने से पीछे नहीं हटते हैं। और ऐसे में मैंने सोचा कि उनका हमारे स्टूडियो में मौजूद रहना बड़ा ज़रूरी है। अब संजय निरुपम हमारे साथ में। संजय जी, आपको पत्रकार बोलें, जनप्रतिनिधि बोलें या राजनीतिज्ञ बोलें, क्या डेफिनेशन, आप खुद को कैसे परिभाषित करेंगे? मैं एक अच्छा इंसान होना सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी ये सब तो पड़ाव जीवन में आते रहते हैं। ठीक है, मैंने करियर शुरू किया था बतौर पत्रकार। पत्रकारिता करते करते जो एक सामाजिक सरोकार था उसके मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक राजनीतिक जीवन में आ गया। फिर वहां पर भी वो पत्रकारिता का ही एक एक्सटेंशन है, यहाँ पर भी एक सामाजिक सरोकार को लेकर ही हम जीते हैं। तो आपको जो जो चाहिए वो कहिए। शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट इज इन द नेम। सिमिलरली हमारी पहचान एक इंसान के तौर पर हो और एक लोगों के प्रति संवेदनशील होने को लेकर हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। देखिए, मतलब बहुत सारी बातें करनी है आपसे, लेकिन सबसे पहला सवाल जहां से जो आपकी मैं कहूंगा जन्मभूमि है उसी से संबंधित करते हैं, क्योंकि कर्मभूमि तो आपकी महाराष्ट्र, मुंबई रही। बिहार इलेक्शंस अभी हुए हैं और जो परिणाम थे वो आपको लगता है चौंकाने वाले थे या यू वर एक्सपेक्टिंग दिस? नहीं, इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी या एनडीए को मिलेगा यह उम्मीद नहीं थी, लेकिन निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार वापस आ रही है, यह सबको पता था। उसके 2-3 कारण थे। पहला कारण तो यह था कि जो अपोजिशन था वो पूरी तरह से बिखरा हुआ था, उसके जो मुद्दे थे वो बेमानी थे। मैं मुद्दों पर आगे आ सकता हूं। दूसरा कारण यह था कि नीतीश कुमार का पिछले 20 वर्षों का जो कामकाज था वो बहुत ही कमेंडेबल था। उन्होंने जो लेगेसी उन्होंने ली थी बिहार में, जो लालू यादव का राज था 15 वर्षों तक, उसमें बिहार को उन्होंने लगभग बर्बाद कर दिया था जी, जिसको कहते हैं जंगल राज, जो बड़ा पॉपुलर, बड़ा इनफेमस किस्म का टर्म है। सचमुच वहां कानून व्यवस्था खत्म हो गई थी, विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा था। फिर 2000 में बिहार का विभाजन हो गया, तो जो बिहार के हिस्से आया वहां पर एक उत्तर बिहार की बाढ़ और नक्सलाइट, यही 2 चीज रह गए थे। उद्योग धंधे खत्म हो गए थे। एक ही उद्योग वहां फलता फूलता था, उसका नाम था अपहरण उद्योग। जब लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो दिन दहाड़े कभी भी किसी का भी अपहरण होता था, फिरौती वसूलते थे और उसको छोड़ देते। तो यह धंधा बहुत उस सरकार के संरक्षण में चलता था। कानून व्यवस्था खराब थी, तो उसकी वजह से शाम को 7-8 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे जी। बिजली की सप्लाई, जैसे मैंने लालू यादव के आने से पहले मैंने बिहार छोड़ा है। मैंने 80s में, 88 में बिहार छोड़ा, 86 में बिहार छोड़ा मैंने। तब भी हालात ये थे कि बिहार के गांव में बिजली नहीं होती थी। 24 घंटे में अगर 1 घंटे बिजली आ गई तो मतलब एक बहुत खुशी की बात है। अच्छा। रस्तों के नाम पे बकवास स्थिति थी।
बदतर स्थिति थी, एजुकेशन सिस्टम खराब। मेरा 82 84 का मेरा सेमेस्टर था, 86 में एग्जाम दिया था मैंने जी। तो शिक्षा व्यवस्था चौपट, अस्पताल की व्यवस्था चौपट, सब कुछ चौपट था। और उसके बाद आ गए दूसरे चौपट राजा लालू यादव जी। उन्होंने और भी चौपट कर दिया। ऐसे में 2005 में नीतीश कुमार जैसा एक पढ़ा लिखा इंजीनियर आदमी, समझदार आदमी, राजनीति अरे बागडोर संभालता है, और उसने जिस तरीके से बिहार को ट्रैक पे लाया, सबसे पहले माफिया राज खत्म किया, बड़े बड़े माफियाओं के को मतलब दिखाया गया कि तुम्हारी औकात क्या है, कानून और व्यवस्था को बहुत तरीके से ट्रैक पर लेकर के आए। जो हमारे शहरों में लोग शाम को 7 बजे के बाद अंधेरे में घर से बाहर निकलने लगे। अब तो मुंबई और दिल्ली की तरह रात को 1 1 2 2 बजे तक लोग पटना की सड़कों पे घूम सकते हैं जी, निडर होकर। दूसरी बड़ी बात क्या की उन्होंने महिलाओं पर बहुत फोकस किया जी। बिहार, हालांकि बिहार एक बहुत मॉडर्न स्टेट रहा है, हालांकि बिहार एक ऐसा स्टेट रहा है जिसने पूरे हिंदुस्तान को लीड किया है। आप हजारों साल के इतिहास में अगर आप देखेंगे, पहला गणतंत्र हम देने वाले, चाणक्य देने वाले, चंद्रगुप्त देने वाले, बुद्धिज्म देने वाले, जैनिज्म देने वाले, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। पूरा एक जमाने का अगर एंशिएंट हिस्ट्री का इतिहास देखें तो बिहार उसका एपिसेंटर हुआ करता था, मगध साम्राज्य। फिर भी हाल के दिनों में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के दुशासन का कुशासन का कमाल था कि बिहार पीछे छूटता चला जा रहा था, और उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही थी बिहार की महिलाएं। उन महिलाओं को नीतीश कुमार ट्रैक पे लेके आए। उन नन्ही बच्चियों को उन्होंने साइकिलें दी, बोला पढ़ने जाओ। लड़कियां साइकिल चला के स्कूल जाने लगी। अच्छा। वही लड़कियां आज 20 22 साल की हो गई हैं, 25 साल की हो गई। उन लड़कियों को पढ़ाई के बाद नौकरियों में आरक्षण दिया उन्होंने जी। आप मानो बिहार पुलिस में 35% सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व है। अच्छा। पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं का सशक्तिकरण किया उन्होंने, महिलाओं को हर ताकत दी। फिर एक शराबबंदी का जो पूरा प्रस्ताव था उनका, वो जबरदस्त था, ठीक है, फेल हो गया, वो पास हो गया, लेकिन शराब की बिक्री की वजह से, शराब की सरेआम जो उसका कंजम्पशन था उसकी वजह से पूरा सामाजिक व्यवस्था तो खराब हो गई थी। महिलाओं को पीटते थे सब शराब पी करके, तो महिलाएं उससे बहुत प्रताड़ित होती थी। उनको एक सहारा दिया, तो एक महिलाओं को ठीक किया। उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग था, जो अति पिछड़ा वर्ग, चाहे मुस्लिम समाज में हो या हिंदू समाज में, उनको धीरे धीरे आगे लाने की कोशिश करने लगे। लालू यादव तो सिर्फ एक नारे के तौर पे चरवाहा विद्यालय चला रहे थे, और कोई चरवाहा नहीं पढ़ता था, जो नाम देते थे। लालू यादव जी का हाल ये था कि जब वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने गांव में गए गोपालगंज में, तब उनसे गांव के लोगों ने बोला कि लालू जी जरा हमरो रोड बनवा दी ना, हमारे गांव में रोड नहीं थे। रोड लेके क्या करेगा, गाड़ी है? ये विजन था उनका। उसके ठीक विपरीत आज अब आप पटना जाइए, बिहार जाइए, तो पूरे देश में जो सड़कों की अवस्था है, चमचमाती हुई हाईवे, एक्सप्रेसवे, बिल्कुल उस स्तर की सड़क। पटना में मैरिन ड्राइव बन गया है, बड़े बड़े फ्लाई, हाँ मैरिन ड्राइव पटना में बना है। तो सड़कों का विकास, अब बिहार के हर गांव में बिजली 24 घंटे, शहर में बिजली 24 घंटे, लड़कियां पढ़ रही हैं, स्कूल चल रहे हैं, कानून व्यवस्था रस्ते पे, माफियागिरी खत्म हो चुकी है। तो फिर किस बेसिस पे ऑपोजिशन किस बेसिस पे क्लेम कर रहा था कि वापस आ जाएंगे? और ये भी एक बात है कि लालू जी इतने टाइम तक रहे कैसे बिहार में? अगर सफर कर रहे थे लोग तो फिर सपोर्ट किसका? जब समाज को बदलना होता है ना तो थोड़ा सा वक्त लेता है। बिहार का समाज बदलना चाहता था, लेकिन जो जातिगत वो थे, जो जातिगत जो जाल थे, उसमें कसमसा रहा था, उस कसमसाहट में से निकलना चाह रहा था। लेकिन तब तक लालू यादव मुस्लिम और यादव वाला वोट बैंक लेकर के और थोड़ा बैकवर्ड वोट बैंक लेकर इस तरह से दबोच रखे थे कि उसमें से निकलते निकलते वक्त लगा, और उसमें उन्हें 15 साल भोग लिया। लेकिन 15 साल बाद जब निकला बिहार, तो वो जातिगत जो जाति के जो बेड़ियां थी ना, उसको तोड़ के निकला वो। आज जो इस बार जो चुनाव हुए हैं, जिसमें लगभग 80-85% का स्ट्राइक रेट है दोनों मेन पार्टियों का, उसमें मजेदार बात यह है कि बिहार के वोटर जातिगत आग्रहों से ऊपर उठ गए। नीतीश कुमार खुद एक ओबीसी हैं, ओबीसी वोट तो मिला, कोयरी का वोट मिला, उनको कुर्मी का वोट मिला, लेकिन ठाकुरों का वोट मिला, राजपूतों का वोट मिला, भूमिहारों का वोट मिला, कायस्थों का वोट मिला, ब्राह्मणों का वोट मिला, छोटी जाति, बड़ी जाति, मुस्लिम समाज में से भी एक बड़ा चंक है जो इनको मिला है, जो मुस्लिम विधायक चुन के आए हैं। तो यह बहुत जरूरी था जी। बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण यही था कि वह जातियों में निपटा। जब मैं वहां पढ़ता था और अखबारों में अपना कॉलम लेके जाता था,
कुछ आर्टिकल है भैया छाप दीजिए। तो मेरा नाम था संजय निरुपम। चलो क्या हो लाला बड़ा, मतलब जाति पूछ के मेरे बारे में फैसला करते, फिर फैसला करते थे, मेरिट पे कुछ नहीं था। हाँ, तो ये जो बिहार में जो एक जाति के प्रति जो एक विशेष आग्रह है वो बहुत खतरनाक था, इस बार दिखा है। और ये एक दिन में नहीं हुआ, कि पिछले 15-20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे ढंग से किया और बिहार के लोग भी धीरे धीरे जागरूक होते चले गए। बिहार के लोगों ने भी देखा जो मेरा मुखिया है वो जातिवाद की बात नहीं कर रहा है, सभी जातियों को आगे बढ़ाना है। तो जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। बिल्कुल, तो प्रजा भी धीरे धीरे राजा को फॉलो करते करते अब इस स्तर पर आ गए हैं। तो आज बिहार का जो जीडीपी है इस समय पूरे नेशनल एवरेज से ऊपर है। अच्छा, 6-7% के आसपास जीडीपी हिंदुस्तान का है, वहां 10% जीडीपी चल रहा है। लेकिन फिर वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, अब आपने कहा कि अपोजिशन क्यों हारा। अपोजिशन ने 2 मुद्दे जो महत्वपूर्ण मुद्दे सामने रखे थे, जो अलग किस्म के मुद्दे थे। बाकी और भी मुद्दे थे, शिक्षा, रोजगार, अस्पताल, सड़क, बिजली, ये मुद्दे तो हर इलेक्शन में होते हैं। लेकिन 2 नए मुद्दे अपोजिशन लेकर के आया, और एक था वोट चोरी का मुद्दा और दूसरा था पलायन का मुद्दा। वोट चोरी का मुद्दा क्या था कि तुम्हारा वोट चुरा रहे। हमारे देश में लोग वोट डालने नहीं जाते, और उसको अगर बोलते रहा वोट चोरी, बोला अच्छा हुआ बढ़िया से सोएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। एक तरफ आप कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं, चुराए जा रहे हैं। कौन चुरा रहा है भाई? चुनाव आयोग और बीजेपी या एनडीए मिलकर चुरा रही है। दूसरी तरफ उसी बिहार में एसआईआर लागू हो रहा था। एसआईआर के माध्यम से जो अवैध वोटर थे, ऐसे वोटर जो मेरे जैसे वोटर जो बिहार छोड़ के अब महाराष्ट्र में रहते हैं, अगर उनके नाम भी वहां पे हैं, ऐसे 20-25 लाख नाम थे। अच्छा, जिनको हटाया गया। हाँ, फिर ऐसे मतलब इनको शिनाख्त की जा रही थी। ऐसे वोटर जिनके नाम, मतलब जैसे 2 जगह मेरा महाराष्ट्र में भी नाम है, हो सकता है बिहार में भी नाम होगा, तो निश्चित तौर पर आइडेंटिफाई करना चाहिए, बिहार से मेरा नाम निकालना चाहिए। फिर अवैध नागरिक बड़े पैमाने पर सीमांचल एरिया में बांग्लादेशी रहते हैं, वो घुसपैठी हैं, देश के नागरिक नहीं है। लाखों की संख्या में उनके वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हैं, और वो एक ही काम करते हैं कि आरजेडी को वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं। उनका पर्पस तो ऐसे जो वोटरों के नाम निकालने की प्रक्रिया का नाम था एसआईआर। अब उसका फुल फॉर्म स्पेशल इंटेंसिव कुछ है ऐसा। तो उसका विरोध करने लगी कांग्रेस, उसका आरजेडी विरोध कर रही है। एक तरफ तुम कहते हो कि वोटर लिस्ट शुद्ध नहीं है, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम है, और इन फर्जी नामों के जरिए बीजेपी जीतती है। और दूसरी तरफ जो फर्जी नाम निकालने जाते बोले इसका विरोध कर रहे हो, तो तुम खुद ही कंफ्यूज हो। एक तो इस कंफ्यूजन ने बिहार के लोगों को एक मैसेज दिया कि भाई ये तो जब खुद ही कंफ्यूज हो तो मेरा क्या भला करेंगे। दूसरा, अगर सचमुच किसी का वोट, किसी वोटर लिस्ट में किसी का जेन्युइन वोटर का नाम कट गया, तो उसे कितने वोटर निकल के आए कि मेरा नाम कट गया जी, मैं जेन्युइन हूं? एक भी नहीं आया, कोई नहीं आया सामने। अच्छा, अगर किसी जेन्युइन का कट भी गया तो उसको क्या फर्क पड़ता है? जिसका वोटर लिस्ट में नाम था वो तो वोट डाला ना। तो उसने बोला मैं तो वोट डाल रहा हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कट गया उसकी जो कट गया वो आराम से सोया पड़ा है। तो ये मुद्दा फ्यूटाइल था, और उसको लेके कांग्रेस पार्टी ने इतना उत्पात मचाया, बुनियादी तौर पर इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन इस मुद्दे को लेकर के, और बाद में इसी मुद्दे को लेकर के जो अपील होना चाहिए पब्लिक के बीच वो अपील नहीं थी। हम प्रारंभ से कह रहे थे कि ये नॉन इशू है, और कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी गलती कर रही है, अपनी हार का टीकरा एक नॉन इशू पे फोड़ने के लिए लगी। दूसरा मुद्दा उन्हें पलायन दिया। बिहार से बड़े पैमाने पलायन हो रहा है, और पलायन को मुद्दा सबसे पहले बनाया वहां पर जनसुराज के प्रशांत किशोर ने, मैं पलायन बंद कर दूंगा। और उनको कुछ तो वोट मिला है, लगभग 1-2 करोड़ लोग बिहार से पलायन करके अलग अलग प्रदेशों में गए हैं या विदेशों में गए। तो उन्होंने कहा कि ये सबको मैं वापस लेके आऊंगा, और सब लोग, बिहार का हर छठा घर ऐसा है जिसमें से एक आदमी बाहर रहता है। और जो पलायन का जब मुद्दा उन्होंने खड़ा किया तो लपक लिए लालू यादव जी के सुपुत्र भी कि हम भी पलायन रोक देंगे, कांग्रेस भी पलायन रोक देंगे। लेकिन पलायन कोई मुद्दा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि बिहार के लोग या हिंदुस्तान के लोग या मनुष्य मात्र बुनियादी तौर पर एस्पिरेशनल होता है। उसके अंदर एक एस्पिरेशन होता है कि हम अपने यहां से निकल के आगे जाए, थोड़ा बड़े तरक्की करें, बड़े शहर, बेहतर जो प्रोस्पेक्टिव ढूंढने के लिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जाने का प्रयास करता है।
और ऐसे बिहार के ही लोग नहीं करते। अगर आप कहते हैं कि बिहार पिछड़ा है, गरीब है, भुखमरी का शिकार है, इसलिए लोग मजबूरी में छोड़ के जा रहे हैं, मैं तो किसी मजबूरी में छोड़ के नहीं गया था। मैं तो पटना में पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करने के दरमियान ही तय कर लिया था कि पटना में नहीं रहना, मुझे आगे बढ़ने के लिए दिल्ली बॉम्बे जाना है। भगवान ने साथ दिया, रास्ता निकालते चले गए, निकल गए। मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान बिहार में। बिल्कुल। अच्छा, फिर बिहार में ही क्यों भाई? अगर बिहार पिछड़ा इसलिए वहां पलायन हो रहा है, तो केरल कब से पिछड़ा हो गया भाई? केरल के हर घर का एक व्यक्ति गल्फ में रहता है। सही बात। पंजाब जो पूरे हिंदुस्तान को रोटी खिलाता है, हर दूसरी रोटी जो हिंदुस्तानी खाते हैं वो पंजाब से आता है, पंजाब के किसान खिलाते हैं। और वहां से बड़े पैमाने पर पलायन होता है कनाडा, अमेरिका, यूएस, अफ्रीका, यूके। आज से नहीं, यूके आज से नहीं, सैकड़ों साल से, आज भी जारी है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया। गुजरात, एक जमाना था जब गुजरात में जो कच्छ का एरिया था वो रेगिस्तान था, वहां पर रोजी रोटी नहीं थी, तो लोग मजबूरी में निकले थे अफ्रीका में और यूएस में। जो मोटेल्स होते हैं वहां उसको पोटेल्स बोलते हैं, पटेल लोग चलाते हैं। तो मान लीजिए कुछ समय गुजरात पिछड़ा था। आज गुजरात में पिछले 20 वर्षों में मैं हजारों लोगों को जानता हूं जो एक एस्पिरेशन लेके यूके गए हैं, लंदन में गए हैं, केनिया गए हैं, अमेरिका गए हैं और दवा का धंधा कर रहे हैं। तो समृद्ध प्रांतों के लोग भी, या तथाकथित तौर पर समृद्ध प्रांतों के लोग भी पलायन करते रहे हैं। और जब अगर किसी राज्य से पलायन होता है तो किसी मजबूरी के तहत होता है, ऐसा नहीं है। आज बिहार में पलायन की वजह से जो लोग माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, वो जो पैसा भेजते हैं जिसको हम रेमिटेंस कहते हैं, 25,000 करोड़ रुपए आता है बिहार में। पूरे देश में ये केरल और तमिलनाडु और ये सब जो पंजाब के लोग जो हैं जो बाहर गए हैं, 7 लाख करोड़ रुपए भेजते हैं। इंडियन इकोनॉमी में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हाँ, फॉरेन रेमिटेंस। पलायन इज नॉट अगेंस्ट द ग्रोथ। पलायन का मतलब आपकी इकोनॉमी को कोई बर्बाद नहीं कर रहा है, पलायन कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमी को एक सपोर्ट दे रहा है। बिल्कुल। इस मुद्दे को लेकर सब लोग खड़े हो गए। अब बिहार का हर आदमी चाहता, हर परिवार चाहता है कि अपना एक बेटा दिल्ली या बॉम्बे में रहे। हाँ, इसलिए नहीं कि वो कमा के भेजेगा, इसलिए कि वहां पर गांव में उसका रौनक बढ़ जाता है। का हाल चाल है भाई? तो एक बेटा मुंबई में है, क्या करते भाई? तो ये मुंबई में एक काम करते, दिल्ली में है, क्या करें भाई? तो जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बड़े पैमाने पर ये लोग यूके में है, यूएस में है। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सुना होगा सबने। बिल्कुल। 70s के एक्टर हैं, उनके बड़े भाई 70s में अमेरिका गए थे, 2 भाई डॉक्टर बन के। तो क्या किसी मजबूरी के तहत थे? बड़े खानदान के थे वो एस्पिरेशन था। तो पलायन कहीं ना कहीं आपके एस्पिरेशन को एक आकार देता है, और उस पलायन के खिलाफ ये उतर गए मैदान में। तो बेसिकली 2 नॉन इश्यूज को वो इश्यूज बना रहे हैं, इसलिए बिहार ने रिजेक्ट किया। अब वो ढूंढ रहे हैं, नहीं जी वोट चोरी हो गई, मशीन हो गया सब। आप तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि यू आर नॉट कनेक्टेड विद द मास। आप मास से कनेक्ट हुइए, उसके दिल पे हाथ रख के बात करिए। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है, आप सर्वे करा लो ना, पलायन मुद्दा है क्या? नहीं, आप तो कांग्रेस से जुड़े रहे, तो आपको ये दुर्दशा देख के दुख नहीं होता कांग्रेस की? दुख तो होता है। तो इनको कौन ये आइडियाज देता कौन है कि इस तरह के मुद्दे उठाते हैं? और लगभग अब तो 5 इलेक्शन और हार जाएंगे तो सेंचुरी लग जाएगी। 95 इलेक्शन हार चुके हैं राहुल जी की अगुवाई में, बहुत जल्दी सेंचुरी पूरी होने वाली है। इसलिए कि कांग्रेस पार्टी में जो काम करने वाले लोग हैं, जमीन की समझ रखने वाले जो लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो सचमुच चाहते हैं कि पार्टी का विकास हो, उनका विकास दोयम दर्जे की बात है। ऐसे लोगों की कोई पूछ ही नहीं। जो वहां परिक्रमा करता रहता है परिवार के आसपास, जो दिन रात चामचागिरी करता रहता है, जिसका जमीन से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि जो जमीन पे कनेक्शन रखेगा वो यहां आपके यहां परिक्रमा करने नहीं आएगा। बिल्कुल। आपके पास ऐसा डाटाबेस होना चाहिए कि पता चले कि किस आदमी से पार्टी को क्या फायदा हो सकता है। तो वो सब समझ रखने वाले लोग नहीं है। राहुल जी का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उनके साथ वर्षों तक काम कर चुका हूं और मैं उनको बहुत मानता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया है कि राहुल जी के पास जो आसपास जो एडवाइजर्स हैं वो सब बकवास है। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको कर्नाटक से बाहर कुछ पता नहीं।
वो बुद्धिस्ट है कि एथिस्ट है समझ में नहीं आता। कट्टर एंटी हिंदू, अच्छा, हिंदू परंपराओं से नफरत करने वाला व्यक्ति, सिर्फ इसलिए अध्यक्ष बना दिया गया कि वो दलित है। ठीक है साहब, दलित समाज का सम्मान करता हूं, बना दीजिए, उसका काम तो करो। अब वो भाई क्या कर रहा है, ढूंढ के पूरी पार्टी में सिर्फ दलित लोगों को ही बैठाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कब से सिर्फ दलित लोगों की पार्टी रह गई? और उनकी सोच इतनी संकुचित है कि अब जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के ऊपर बदलाव को लेकर के एक रस्साकसी चल रही है शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच, कि उन्होंने अपना हेड डाल दिया कि साहब मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है। बताओ साहब, तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बेचैन हो? खड़गे जी ने? हाँ, अरे वाह, मतलब कितने भारी कुर्सी प्रेमी हैं। ऐसे कुर्सी प्रेमी को आपने, अच्छा कैसे जीत गए भाई? आप बड़े 8 बार से जीतते आ रहे हैं, आपने ऐसी सीट चुनी है कि वहां 2 ही कम्युनिटी है मेजोरिटी में। अच्छा, एक मुस्लिम और एक दलित, और उनको ये 2 कम्युनिटी से बाहर कुछ दिखता ही नहीं। नहीं, आपने जैसे बोला यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, तो जैसा राजा वैसी पार्टी, तो सारा ब्लेम उन लोगों पर क्यों जाए जिन्होंने राहुल जी को घेरा हुआ है? राहुल जी में अब तक तो खुद में भी इतनी परिपक्वता आ जानी चाहिए थी। राहुल जी की प्रॉब्लम यह है कि वो पार्टी के ऊपर जो उनका कंट्रोल है वो छोड़ना नहीं चाहते। तो उस कंट्रोल को बनाए रखने के लिए उनको खड़गे जी जैसा एक पत्ता चाहिए, रबर स्टैंप चाहिए जो वहां बैठा रहे। और खड़गे जी अपनी कुर्सी के लिए कभी भी जो कहेंगे वो मानने के लिए तैयार। दूसरे वहां एक प्रमुख नेता है वेणुगोपाल जी, केरल के। वो भाई हिंदी क्या बोलता है, मलयाली क्या बोलता है, अंग्रेजी क्या बोलता है, किसी को समझ में नहीं आता। और उसको की पोस्ट दे दिया आपने। उस व्यक्ति के नेतृत्व में लगातार पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है। लेकिन उससे कोई भी संगठन चलता है तो जो काम करता है उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, और जो फेल हो जाता है उसको सजा दी जाती है। अभी भाई फेल पे फेल हो रहा है, उसको कोई सजा नहीं दी जा रही है। क्यों? क्योंकि वो केरल से हैं। पहले राहुल जी को वायनाड में चुनाव लड़ना था, जीतना था, तो केरल का एक आदमी अपने पास होना चाहिए। अब प्रियंका दीदी को लड़ना है, वो लड़ रही हैं, तो उनको केरल का आदमी चाहिए। तो ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को एक पर्सनल दुकान करके चला रहे हैं। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कांग्रेस के इंटरनली, और इस प्रॉब्लम में आने वाले दिनों में ये कांग्रेस पार्टी और खत्म होगी और बर्बाद होगी। 2024 कहते हैं सबसे अच्छा टाइम था इनके, मतलब एक मौका था इनके हाथ में कि सत्ता परिवर्तन हो सकता था। 2024 एक उस बैकड्रॉप में हुआ था जब इंडिया गठबंधन बना, अपोजिशन एक बहुत नए ढंग से, नए जोश और ऊर्जा के साथ एकजुट हुआ। उनके बीच थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति विश्वास भी था, और उस विश्वास को लेकर के उन लोगों ने अच्छा कैंपेन भी किया था। लेकिन इनका तब तक राहुल गांधी जी एक कोई 4-4.5 हजार किलोमीटर या कुछ ऐसा करके भारत जोड़ो यात्रा की है। 2-4 महीने घूमे, मैं भी उस यात्रा में गया था। अच्छी थी यात्रा वो, और बड़ा जबरदस्त सपोर्ट था। लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए उस यात्रा के आयोजन पे। 150 रुपए खर्च किए गए। तो आप 150 रुपए खर्च करके 4-4.5 महीने चल के उधर कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप पैदल चले, पूरे देश में एक माहौल बनाया, फिर भी साहब आप 100 पार नहीं कर पा रहे। लेकिन वो मतलब अक्सर वो वीडियो आता रहता है, सुप्रिया श्रीनेत बिल्कुल हवा में हाथ लहरा रही है 99 सीट लाके, तो वो उसको उपलब्धि मान के बैठे हुए हैं। क्या है ये? मतलब एक आदमी जो साइकोलॉजी, एक स्टूडेंट जो लगातार फेल हो रहा है, अचानक उसको पास मार्क मिल गया तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो आप तीसरी बार हारे हैं साहब। आप जो बार बार नरेंद्र मोदी के ऊपर एक नीचे से नीचे के नीचे स्तर पर जाकर के हमले कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि लगातार 3 बार से एक व्यक्ति के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए लोकसभा चुनाव जीते जा रही है? मतलब कुछ तो अच्छा ही है, कुछ तो गुण है, कुछ तो मेरिट है जो लोगों को अपील कर रहा है। आप तो उस मेरिट को पहचानने के बजाय आप उसमें रोज डिमेरिट ही ढूंढते रहते हैं, अवगुण ढूंढते रहते हैं, और अवगुण ढूंढने के चक्कर में आप रोज नरेंद्र मोदी जी को गाली देते रहते हैं। अब आप जितनी गाली देते उतनी आपका वोट घट जाता है। तो मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठा है तो सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीजें गलत हो सकती हैं, तो जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, लेकिन सब कुछ गलत ये नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद
4 राज्यसभा के चुनाव हो, 4 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। हाँ, महाराष्ट्र, चारों राज्यों, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और एक और कौन सा स्टेट था, आई थिंक एक और कोई असम था। नहीं, असम अभी होने वाला है। ऐसे 4 राज्य के चुनाव हो चुके हैं। 4 राज्यों के चुनाव हुए और चारों में ये पार्टियां, एनडीए जबरदस्त विक्ट्री लेके आई और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका जो एक जो व्यक्तित्व है वो इतना प्रभावशाली है और उनके व्यक्तित्व के प्रभाव में आकर के पूरे राज्यों के मतदाता निकल करके वोट देते हैं। जब बिहार में जो सर्वे होते थे, महिलाओं से पूछा जाता था, तो 100 में से 50 महिलाएं बोलती है मोदी जी को वोट देंगे। नीतीश को भी दे रहे थे, बोला नीतीश जी ने हमको बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ऐसा नहीं कि नीतीश जी की वजह से ही सरकार आई वहां। तो एक व्यक्ति जो लगातार लोगों को अपील कर रहा है, एक पिक्चर जो लगातार चल रही है, एक हीरो जो लगातार हिट हो रहा है, उसको तुम बकवास कह करके अपने आप को छोटा साबित कर रहे हो भाई। इन 15 साल के दरमियान, क्योंकि आप कांग्रेस का हिस्सा रहे 19 साल, तो इस कुछ अरसे में आपने शुरू में मोदी जी को देखा होगा और अब मोदी जी को देखा है, तो आपको क्या लगता है, क्या उनके बारे में ऐसी क्या खास बात है जो लोगों को पसंद आती है, वोटर उनके नाम को इतना ट्रस्ट करता है, एक भरोसा बना लिया उन्होंने नाम का? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी गुणवत्ता यह है कि वो 24/7 पॉलिटिशियन है। 24 घंटे काम करते हैं। अगर वो कहते हैं कि वो कभी आराम नहीं करते, कभी छुट्टी नहीं लेते, तो उसके पीछे एक तर्क है। ठीक है, उन्होंने अपना परिवार नहीं बसाया, बहुत ज्यादा पारिवारिक जो लाइबिलिटी होती है, जो बोझ होती है, अपने सर पे नहीं लेते, सबसे दूर रहते हैं, अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया कामकाज को लेके। तो सिर्फ समर्पण ही काफी नहीं है, उस समर्पण को इंप्लीमेंट भी करते हैं, एग्जीक्यूट भी करते हैं। दिन रात काम करने वाला आदमी ही किसी भी सेक्टर में आगे जा सकता है। हमारे इनके यहां क्या है, राहुल जी के यहां, वहां जाते हैं, वोट अधिकार यात्रा निकालते हैं, यात्रा खत्म में दूसरे दिन कहा कोलंबिया। चुनाव हारे बिहार में बुरी तरह से, भाई बहन दोनों फॉरेन में अभी। अरे लेके बैठो, समीक्षा करो, कुछ क्या करना आगे। तो ठीक है, आपको आपके विदेशों में आपके पैसे होंगे, आपकी प्रॉपर्टी होगी, उसकी देखभाल भी जरूरी है, करिए आप। लेकिन नहीं, आपको ऐसा लगता है या आपको ऐसा मालूम है भी और मालूम भी है और ऐसा लगता भी है, पूरे देश को मालूम है। तो ठीक है, उसके मैनेजमेंट भी जरूरी है, करिए भाई आप मैनेजमेंट। लेकिन मैसेज क्या जाता है कि आदमी नॉन सीरियस है। एक आदमी क्या कर रहा है कि दिन रात प्रचार कर रहे हैं या रोज जाके बिहार में भाषण दे रहे हैं मोदी जी, और दूसरे दिन पता चला गुजरात पहुंच गए और वहां सारे उद्घाटन करके आए। तीसरे दिन क्या कह रहे हैं, बिहार में जाके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। चौथे दिन का जोहान्सबर्ग में चले गए G20 की मीटिंग में। तो ये लोग को दिख रहा है ना, तो ये धीरे से आपके लोगों के बैक ऑफ द माइंड पे जाता है कि भाई ये तो दिन रात काम कर रहा है यार, और जब हमारा नेता दिन रात काम करता है, हमको भी काम करना है। ये सब परसेप्शन क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। तो मोदी जी का जो व्यवहार है, उनका कामकाज है, कामकाज करने का तरीका है, उससे परसेप्शन क्रिएट है, और परसेप्शन को अभी तक किसी ने ठेस नहीं पहुंचाई है। 2024 के बाद बार बार कहा गया कि मोदी जी की लोकप्रियता कम हो रही है। अब इन राज्यों के चुनाव के बाद समझ में आया कि जी नहीं, ये और बढ़ रही है। वो वापस खड़े हो गए। हाँ, दोबारा कमर नहीं थी। हाँ। चुनाव में कुछ सीटें गिर जाती हैं, कुछ सीटें नहीं है। कई बार आदमी कॉम्प्लेसेंट हो जाता है। हाँ। लगता है ये सीट तो हमेशा आती आ जाएगी, अब पता चला पीछे नीचे से किसी ने सेंध मार दी है। लेकिन लोकप्रियता में कोई कमी नहीं हुई थी, और अभी लोकप्रियता और बढ़ रही है और बढ़ेगी अभी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब तक है जान तब तक काम, तो करते ही है काम। लेकिन इतने इलेक्शन हारने के बाद क्या साइकोलॉजी है, मतलब कभी आपको मालूम पड़ा हो या आपने खुद देखा हो, खुद निराश महसूस करते हैं राहुल गांधी? निराशा होती है उनको, या उनको फर्क नहीं पड़ता? अंदर से तो निराशा होगी, लेकिन जब हम लोगों से मिलते थे तो बड़ा एक ब्रेव हार्ट दिखाते थे कि नो प्रॉब्लम, विल विन अगेन, विल स्टार्ट वर्किंग अगेन एंड विल विन बैक, दिस दैट, ये सब करते रहते थे। लेकिन ठीक है, उनके अंदर, राहुल गांधी के अंदर एक अच्छी चीज है जो प्रशांत किशोर ने भी कही थी एक बार, कि इतने इलेक्शन हारने के बाद भी आदमी जोश में खड़ा रहता है। अच्छा, ये कम नहीं है, और ये जोश उनका बरकरार रहना चाहिए। लेकिन इस जोश के साथ थोड़ा होश में रहें, सही मुद्दे लेके सही डायरेक्शन में जाएं, सही लोगों के साथ काम करें, जो आजू बाजू आसपास में जो निकम्मे लोगों को बैठा रखे हो, जिनका जमीन से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ तुम्हारी चापलूसी करते हैं, उनकी ही राय और ओपिनियन लेके काम करते रहोगे तो और भी खड्डे में जाओगे। चलिए,
कांग्रेस से थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। जब आप शिवसेना में थे, बाला साहब आपको लेकर आए, मेरे ख्याल से 30-31 साल की उम्र में आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, राज्यसभा भेजा। उसके बाद जब आपने बाला साहब को छोड़ा, तो छोड़ने की वजह क्या थी? और उसके बाद उनको मतलब आश्चर्य भी रहा होगा, धक्का भी लगा होगा कि मैंने एक लड़के को इतना आगे बढ़ाया और वो छोड़ के हमें कांग्रेस में चला गया। देखिए, शिवसेना छोड़ना मेरी एक मजबूरी थी। वो मैंने दिल से कोई फैसला किया और फैसले के बाद बहुत प्रसन्न रहा, ऐसा नहीं था। मैं कह सकता हूं कि शिवसेना मेरे लिए एक प्राइमरी स्कूल था। मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं था, हालांकि बिहारी आदमी जन्म से पॉलिटिकल होता है, उसके नसों में राजनीति होती है। कॉलेज के जमाने में कभी पॉलिटिक्स नहीं की थी, लेकिन मैं कभी वहां के जो लेफ्टिस्ट लोग थे उनके संपर्क में रहता था। तो एक लेफ्टिस्ट नेता थे, वो मुझे खूब भाषण देते थे, सर्वहारा, प्रोलेटारियत, इस तरह के नए नए शब्द सिखलाते थे। अब मैं जाके सुनता था उनके, मजदूर एकता, गरीब एकता। तो ये सब सुनते सुनते फिर उसी दरमियान मुझे लिखने की आदत थी, तो मेरी एक कहानी पटना रेडियो स्टेशन पे अप्रूव हो गई। अच्छा। और मेरी चिट्ठी आ गई कि आपको कहानी सुनाने के लिए आना है। मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ, मैं जाके बताया सर मेरी कहानी अप्रूव हो गई, मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अच्छा। तो बोला ये तुम क्या कर रहे हो? वो तो क्या प्रोलेटारियत, वो है साम्राज्यवादी लोग हैं, वहां तुमको नहीं जाना कहानी सुनाने। सामंतवादी ये वो। मैंने कहा बाबी तो बेवकूफ आदमी है। अब मेरे अंदर एस्पिरेशन है, उस एस्पिरेशनल यूथ को जो रेडियो पे अपनी कहानी सुना करके खुशी प्राप्त करना चाहता है, या रेडियो पे कहानी सुना के कुछ कहना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, उससे तुम नहीं कनेक्ट कर पाए। हाँ। कुछ दिन से वहां जाना बंद कर दिया। ये मेरा पटना में एक राजनीतिक अनुभव। मैं अपने कॉलेज में कल्चरली बहुत एक्टिव था, नाटक वाटक ये वो सारे प्रोग्राम खूब करता, लीड करता था, लेकिन पॉलिटिकली कभी एक्टिव नहीं था। जब वहां से जर्नलिज्म करते हुए हम लोग पांचजन्य में था, यहाँ पे जो आरएसएस का मुखपत्र है, वहां पर एक हिंदुत्व की ट्रेनिंग हुई। लेकिन चूंकि आया था मैं लेफ्टिस्टों के साथ बैठ करके, तो बहुत इजीली मैं जो हमारा पांचजन्य के जिम्मे जो बैठे मेरे साथी थे, हिंदुत्ववादी लोग थे, उनकी बातों को इजीली आसानी से स्वीकार नहीं कर रहा था। मैं कहीं ना कहीं मैं रेसिस्ट करता था। लेकिन 2 साल में ये भी महान लोग ऐसे, इन लोगों ने मेरा पूरा दिमाग धो दिया। और धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, इनकी बातों में दम है। और ये करते करते मैं पहुंच गया मुंबई जनसत्ता में। और जब जनसत्ता में पहुंचा तो पहले से मेरी पहचान हो गई कि संघी आ गया। मैं संघी नहीं था, लेकिन उन्हें संघी आ गया क्योंकि मैं पांचजन के बैकग्राउंड से आया हूं। स्टैंप लग गया। और वहां प्रभाष जोशी हमारे संपादक थे, बहुत सारे लोग थे वहां पे। और लेकिन मैं जब वहां पहुंचा तो जो अपने पूरे लॉट में, एक तो यहां पर जब पूरा एग्जामिनेशन हुआ था, हमारी टेस्ट ली गई थी, 40 लोगों की टेस्ट ली गई थी मुंबई भेजने के लिए। 40 लोगों में से मेरे कई सीनियर लोग पटना से आए थे टेस्ट देने। अच्छा। मैंने भी टेस्ट दिया था, रिटन टेस्ट जो लिखित परीक्षा होती है। 40 लोगों में से एक आदमी को चुना गया, मुझे चुना गया। अच्छा। और मुझे बुला लिया गया मुंबई। चलो आ गया। तो पटना से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई। हाँ, मैं जब अखबार शुरू हुआ तो मैक्सिमम लोगों मुंबई से लिए थे उन्होंने, हिंदी में लिखने वाले। मुंबई में जो लोग पले बढ़े हैं हिंदी भाषी लोग, उनकी भाषा ग्रामर में बहुत त्रुटियां होती हैं। और हमारी जो भाषा है, जो बिहार में पढ़ लिख के लोग निकलते हैं, यूपी के बैकग्राउंड से पढ़ लिख के आते हैं, उनकी भाषा में एक शुद्धता होती है, ग्रामर की अच्छी समझ होती है। तो जो वहां पर जब कॉपी लिखने लगे और कॉपी एडिटिंग करने लगे, तो उसमें सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस मेरा था। तो प्रभाष जी बड़े खुश रहते थे। और कई कॉपी ऐसी थी कि जब मैं ही क्लियर करूंगा तो आगे जाएगा, इस तरह का भी सीन बनता था। सीनियर लोग थे वो लोग भी बोलते रसन जी को दिखा दो। तो ये सब करते करते 4-5 साल जनसत्ता में निकल गया। उसके बाद फिर मैं मुंबई में बुनियादी तौर पे सोचा कि चलो अब कुछ लिखने पढ़ने का काम किया जाए, क्योंकि अंदर लिखने की तड़प थी। तो मुंबई में क्या लिखेंगे, कहानी कविता तो लिखेंगे नहीं, सिनेमा ही लिखेंगे। तो सिनेमा पे काम कर रहा था मैं, थोड़ा सा प्रयास कर रहा था। तब तक से 1-2 दोस्तों से दोस्ती हो गई और एक फिल्म मिल गई, और देवानंद की फिल्म मिल गई, रिटर्न ऑफ जेलटिव लिख दी। और मैं इसी करियर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तब तक से आया कि भाई अब सामना हिंदी में शुरू हो रहा है, और मेरे पास यही संजय राउत जी का मैसेज आया। मेरे दोस्त थे वो, मेरे साथ, वो भी एक्सप्रेस में थे। तो उनने कहा कि आप हिंदी सामना शुरू करो। मैंने कहा नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं जर्नलिज्म करूंगा ही नहीं, कि जर्नलिज्म मोस्ट थैंकलेस जॉब है। और इतना हो गया, मैं जरा लिखने पढ़ने में घुसता हूँ। मुझे मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी की जो एक रचना धर्म है उसको निभाया जाए।
और तो बोला कि नहीं नहीं आ जाओ। फिर कई बार बहुत दिनों तक टाइम लिया, मैंने घर में बात की। फिर मेरी पत्नी ने मुझे सजेस्ट किया कि ठीक है, फिल्म लिखने पढ़ने का काम होता रहेगा, लेकिन जर्नलिज्म में अगर संपादक बना रहे हैं तो एक टॉप का पोजीशन है और वो भूमिका निभा करके उसके बाद फिर इधर आ जाना। और इस तरह से मैं चला गया सामना में। सामना हिंदी का सामना हमने शुरू किया और वो सामना शुरू करने से पहले हमको बाला साहब से मीटिंग नहीं हुई थी। हालांकि मैं बहुत डर रहा था कि भाई शिवसेना वालों के चक्कर में जा रहे हैं, वो तो यूपी बिहार वालों के विरोधी हैं। लेकिन वहां पर जो आज जो शिवसेना के नेता हैं उद्धव ठाकरे, उनने मेरा इंटरव्यू किया, उनके साथ बैठा 10 मिनट चर्चा की, मुझे अच्छे लगे। वो थोड़े सॉफ्ट थे, सोबर थे। मैंने कहा चलो ठीक है, काम कर सकते हैं। उसके बाद जब प्लान हो गया तब बाला साहब से मिलने के लिए हम गए। अब बाला साहब से जो पहली मीटिंग थी वही बहुत लाजवाब मीटिंग थी हमारी। हम जैसे वहां पहुंचे तब तक बाला साहब अंदर के रूम से शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ निकल रहे थे। अच्छा। शत्रुघ्न जी से मेरा रिश्ता था। अरे तो लोग हाँ ये हमारा लड़का है, बिहार का लड़का है, बाला भाई। बोले बाला भाई ऐसे बाला भाई बोलते हैं, अच्छी बात है, ठीक है भाई। फिर शत्रुघ्न जी ने बोला कि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लिखता उखता है, पटना का लड़का है, ठीक है, बोले इसको हम संपादक बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर बाला साहब मुझे लेके बैठे, चर्चा हुई। तो पहली मीटिंग में ही बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके। उसके बाद फिर कई मौके आए, फिर कुछ कॉलम में शाम करने लगे, जो हर हफ्ते उनसे मिलते थे। तो कई बातें पॉलिटिकल इश्यूज पे चर्चा होती रहती थी। और जब चर्चा होती तो कई बार मुझे टोकते थे कि तुमको कैसे इतनी समझ है। तो मैंने कहा बिहारी आदमी क्या करे, थोड़ा बहुत समझ है हमको। तो उस दरमियान एक केमिस्ट्री बन गई। फिर 1993 की बात है। 1996 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो थोड़ी सी इच्छा थी, लेकिन तब कोई बहुत ज्यादा बात बनी नहीं। फिर उसी साल एक राज्यसभा की एक सीट खाली हुई और मैंने कोई उनसे बात नहीं की थी। मैंने कहा कि मुझे नहीं मांगना, शायद मैं इस लायक नहीं होऊंगा। गणपति हम घर पे रखते थे, गणपति लेके आए थे। दूसरे दिन विसर्जन था। विसर्जन से पहले मैं ऑफिस गया गाड़ी लेके, तो वहां पता चला, तब मोबाइल नहीं आया था, कि मातोश्री से बार बार फोन आ रहा है, साहब ने बुलाया। मैं गाड़ी घुमाई लेके चला गया। वहां गया तो पता चला कि उनका जो स्टाफ है बाहर खड़ा था और उसने कहा कि 1 घंटे से साहब वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे लेट मैसेज मिला, मैं भी आया। जैसे ही आया तो बाला साहब फिर निकल रहे। बाला साहब निकल रहे, इस बार उनके साथ निकल रही है लता दीदी। अच्छा। अपने रूम से निकल रहे, मैं गया, दोनों का पैर छुआ, आशीर्वाद लिया। तो बाला साहब ने लता दीदी को कहा कि हमारा हिंदी सामना का एडिटर है निरूपम। बोला हाँ मैं जानती हूँ इनको, पढ़ती हुई हूँ कभी कभी। तो बोला मैं इसको राज्यसभा भेज रहा हूँ। मुझे नहीं बोलना। अच्छा। उनको बोला इसको राज्यसभा भेज रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कोई है क्या जिसको भेज रहे हैं। तो फिर वो मुझे बोले कि अंदर उद्धव बैठे, जा बात करो। और नेक्स्ट डे लास्ट डे था नॉमिनेशन का। अच्छा। अब मुझे ABCD कुछ नहीं मालूम, नॉमिनेशन क्या होता है, कैसे होता है। मैं गया, उद्धव जी के बाद उन्हें बताया कि ऐसे आपको जाना है राज्यसभा में और यहाँ पर फला फला नेता उनके साथ बैठ जाइए, वो सारे पेपर ऊपर आपको बनाएंगे। मैं वो नेताजी के पास चला गया। हमारे सामने ऑफिस में बैठते थे। कैसे तो क्या आपको दे रहे? मैंने कहा मुझे बताया गया जी। बोले ठीक है, कल 11 बजे मंत्रालय आ जाइए, हम पेपर बना रहे हैं। उन्होंने पेपर सब बनाने उन्होंने कहा। तो इस तरीके से मेरी एंट्री हुई फॉर्मली पॉलिटिक्स में। तो मैं मानता हूं शिवसेना मेरे लिए एक प्राइमरी स्कूल का काम किया। और फिर उसके बाद अब ऑलरेडी संघी का ठप्पा लग गया था और शिवसेना हिंदुत्ववादी संगठन, बड़ा साहब हिंदुत्ववादी, तो वो खुल के हिंदुत्ववाद पे काम करना शुरू किया। उसके बाद से तो एक इतिहास ही बन गया। फिर पार्लियामेंट के बाहर काम करते रहे। और मतलब बाला साहब के लिए एक मजबूत सिपाही बनकर के पार्लियामेंट से बाहर में हमेशा खड़ा रहा। मेरी एक पहचान बनी बाला साहब की वजह से। और पूरे देश में शिवसेना के विचारों को लेके, बाला साहब के विचारों को लेकर घूमने लगे, मेहनत करने लगे। और करते दूसरी बार फिर नॉमिनेशन का टाइम तब भी दिया। इस बीच लोकसभा का चुनाव आया 2004। तो मुझे बुला के बोला गया कि सुनील दत्त साहब के खिलाफ आपको चुनाव लड़ना। अच्छा। मैंने कहा बाप रे, वो तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं, अब हमारे पास सर्वे है, तुम लड़ सकते हो। नॉर्थ इंडियन लोग ज्यादा हैं, माइग्रेंट्स वोटर ज्यादा हैं, फिर हमारा महाराष्ट्र में। तो मैंने कहा मराठी वोट संभाल के रखना, बाकी वोट मैं लाऊंगा। उस चुनाव में गड़बड़ हो गई, 40-50 हजार वोट से हार गए। दत्त साहब बहुत बड़े नेता थे, बहुत ताकतवर आदमी थे, उनकी फॉलोइंग बहुत अच्छी थी, लेकिन वो 2.5 लाख 3 लाख वोट से जीतते थे। जब मैं उनके खिलाफ उतरा तो 50,000 वोट पे जाकर रुक गए। तो दत्त साहब बहुत खिन्न हो गए थे कि मैं इतने कम मार्जिन से कैसे जीता। इस लड़के ने कुछ दत्त साहब के साथ उस दौरान कुछ तनातनी भी हुई? तनातनी नहीं, चुनाव में बेसिकली मैं एक बहुत ही एक सक्रिय सांसद था। पार्लियामेंट में खूब सारे क्वेश्चन रेज करना, हर डिबेट में हिस्सा लेना, मेरी अटेंडेंस बहुत अच्छी थी। तो मैंने अपना अटेंडेंस, अपना परफॉर्मेंस और दत्त साहब का परफॉर्मेंस, इसके कंपैरेटिव स्टडी पर बेस करके कैंपेन बनाया।
और दत्त साहब का जो पार्लियामेंट में प्रेजेंस 0, क्वेश्चन कहीं पूछते नहीं थे, किसी डिबेट में हिस्सा लिए नहीं थे। तो मैंने कहा कैसा एमपी चाहिए? आपको एमपी चाहिए तो ऐसा एमपी चाहिए जो पार्लियामेंट में जाकर परफॉर्म करे। और मैंने परफॉर्म किया कि नहीं किया ये रिपोर्ट है। और दत्त साहब हमारे आदरणीय हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देखिए 0 है। बड़े नेता हो सकते हैं लेकिन पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस नहीं है। तो इस नाते आप मुझे दीजिए। हम चुनाव हार गए, वो जीत गए। इस बेसिस पर उन्होंने मेरे खिलाफ डिफेमेशन केस फाइल कर दिया। अच्छा, मुझे डिफेम किया। डिफेमेशन होता है अगर किसी पर कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी हो इस तरह, तो उसको डिफेमेशन कहते हैं। फिर भी वो केस चला, दत्त साहब पे केस चला है। बाद में दुर्भाग्यवश उनकी डेथ हो गई। बाद में फिर प्रिया, मैं कांग्रेस में आ गया, उसके बाद अलग अलग वजह थे। फिर प्रिया से दोस्ती हो गई। फिर डिफेमेशन केस इनहेरिट नहीं किया जा सकता। अच्छा, प्रॉपर्टी केस आप इनहेरिट कर सकते हैं। तो फिर उनके साथ वो केस वहां क्लोज हो गया। उसके बाद मेरा तो नॉर्मल हो गया उस पूरे दत्त फैमिली से। संजय दत्त से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी तब तक। तो ये सब चल रहा था। इसी दरमियान कुछ इश्यूज पार्लियामेंट में थे जिन इश्यूज पे मुझे बड़ा दबाया गया। 1-2 बार दबाया गया, मैंने स्वीकार कर लिया आदेश मान के कि ठीक है, पार्टी का नेतृत्व है, स्वीकार करना चाहिए। लेकिन बार बार जहां मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई बहुत डिलिबरेटली या किसी साजिश के तहत, किसी मोटिव के तहत किसी को हर्ट किया हो, परेशान किया, ऐसा कुछ नहीं था, तब भी कहा जाए कि आप माफी मांगिए। तो मैंने कहा अब नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं पहला और अकेला आदमी हूं शिवसेना में जो अपना रिजिग्नेशन लिख करके ऐसे जेब मुझे अंदर छुपा के बाला साहब से टाइम लिया, गए, पैर छुआ, आशीर्वाद ली और यहाँ से निकाल के अपना रिजिग्नेशन दे दिया कि साहब मुझे माफ करिए। और तब बाला साहब बहुत गुस्सा हुए। और वहां पर उनके एक देवी की मूर्ति होती है, हे जगदम्बा, इसको सुबुद्धि दो, ये क्यों छोड़ के जा रहा है? मैं इसको इतना मानता हूँ, इतना अच्छा लड़का है। तो नहीं, तुमको नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, अब मेरा मन भर गया। तो क्या क्या छोड़ेगा? मैंने कहा आपने जो कुछ दिया सब छोड़ दूंगा। राज्यसभा भी छोड़ दो। राज्यसभा भी छोड़ दो। हाँ, राज्यसभा से रिजाइन करूंगा मैं। तुमको मालूम है क्या बोला? मैंने हाँ मुझे मालूम। लोग 5-5 करोड़ रुपए देकर राज्यसभा में जाते हैं। मैंने पास तो इतनी हैसियत है नहीं, आपने मुझे दिया, आपकी वजह से वहां गया था। लेकिन जब आपने दिया और आज मैं जब शिवसेना से रिश्ता तोड़ रहा हूं तो राज्यसभा भी अपने हाथ में रखने का कोई मतलब नहीं, वो भी दे के जा रहा हूं। सब दे करके निकल गया। और उसके बाद फिर कांग्रेस में आने का प्रयास किया। मैं ऐसा व्यक्ति था, आमतौर पर लोग डील करके जाते हैं, एक दूसरी पार्टी में डील करने के बाद पहली पार्टी पहले कोई डील नहीं थी। पहले नया जॉब, फिर पुराना जॉब छोड़ेंगे। तो यहाँ पर मल्टीनेशनल में तो यही चलता है ना, आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में यही चलता है। बिल्कुल, एक जॉब छोड़ने से पहले दूसरे जॉब का इंतजाम कर लो। मैं ऐसा बेवकूफ आदमी, किसी से कोई बात नहीं की थी। थोड़ा बहुत कांग्रेस के लोगों के कांटेक्ट में रहता था। उसके बाद सोनिया जी से किसी ने मुलाकात ऑर्गेनाइज करके दी, फिर वहां उनसे मिले, फिर हमने बात की। सोनिया जी ने पूछा व्हाट डू यू वांट फ्रॉम कांग्रेस? मैंने कोई खास नहीं, काम करने वाला आदमी हूँ, मौका देना, घर में बैठा के सड़ा मत देना आप मुझे, कहीं पार्किंग लॉट में मत लगा देना आप, काम दोगे मैं काम करूंगा। उन्होंने फिर काम दिया। उसके बाद फिर 2005 में मैं कांग्रेस में आया। और अच्छा, फिर उन्होंने एज ए ऑब्जर्वर, एज ए पार्टी के एक्टिविस्ट करके मुझे बहुत सारे काम दिए। हालांकि जो मुंबई के कांग्रेस वाले तो मुझे चारों तरफ से घेरे रहते थे। उनको डर लगता था कि ये आ गया फिर सवार हो जाएगा हमारे ऊपर। क्योंकि क्या है कि मैं कोई एक मेहनती आदमी कहीं भी रहेगा अपनी पहचान बना लेगा। सवाल सिर्फ टैलेंट का ही नहीं होता, सवाल कोई कॉम्पिटेंस का नहीं होता, सवाल उसको सिंसियरली परफॉर्म करने का भी होता है। तो मैं सिंसियरली परफॉर्म करने वाला व्यक्ति था। मैंने कहा मैं बना लूंगा जगह। लोगों ने बोला आप कांग्रेस में आ गए, ये उससे पूछते थे कि आप बड़ी पार्टी में जाएंगे कि छोटी पार्टी में जाएंगे। जब मैं शिवसेना छोड़ रहा था तो मैंने कहा छोटी पार्टी से तो आ रहा हूं, मैं बड़ी पार्टी में जाते हैं। तो बोले कि फिर लेकिन तो कांग्रेस में जाएंगे? मैंने कहा मेरी इच्छा तो है। बोला आपको मालूम वहां महासागर है। मैंने कहा ठीक है, महासागर तैरने की कोशिश करेंगे, पार कर गए तो ठीक, डूब गए तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिम्मत तो रखें। बड़ा आपका विरोध कर रहे हैं लोग। मैंने कहा करने दीजिए, कोई बात नहीं, हम अपना सबके साथ हाथ जोड़ के काम करेंगे। और काम करते रहे। 2009 का चुनाव आया लोकसभा का, तब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है नॉर्थ वेस्ट मुंबई, वो एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी कार्व आउट हुई थी और वहीं का हूं मैं। और वहीं पर दत्त साहब के खिलाफ 2004 में चुनाव लड़ा था। वो बांद्रा निकल गया था, बाकी सब हमारा एरिया है। मेरी अपेक्षा थी कि वहां से मुझे टिकट दिया जाए। तो बड़ी कोशिश की, लेकिन पार्टी में जो पूरा कॉकस था उसने, एक दूसरे नेता थे वहां पे, कांग्रेस के बड़े नेता थे गुरदास कामत जी, वो चेंबूर में रहते थे, माने अंधेरी जहां हम रहते हैं वहां से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर वहां रहते। वो बोले कि नहीं मुझे इस सीट से लड़ना है। मैंने कहा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई, वो उधर रहते हैं, उधर उनकी एक नई सीट बनी, वो लड़ने दीजिए उनको, नहीं यहीं से लड़े। और मुझे वहां से भेज दिया गया आगे नॉर्थ मुंबई, जहां से गोविंदा हुआ करते थे। बिल्कुल। और गोविंदा की वजह से वो सीट खराब हो गई थी। वहां पर बीजेपी वाले बड़े बड़े पोस्टर लगाते थे
कि जो सांसद को ढूंढ के लाएगा, दिखाएगा, उसको पे इनाम दिया जाएगा। तो ठीक है, फिल्म स्टार के काम करने की लिमिटेशन होती है, मेरे मन में उनके प्रति कोई बुरा भाव नहीं है। हम जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जितना मेहनत से काम करेंगे उतना एक फिल्म स्टार नहीं कर पाता। हाँ। फिर भी अब मुझे ऐसी सीट देगी तो मेरे कई दोस्तों ने बताया कि तुमको हारने के लिए सीट दे रहे हैं, कांग्रेस से तुमको निपटा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो मुझे पराजित करना चाहते हैं, पराभूत करना चाहते हैं, उनका फैसला। लेकिन अगर मुझे निर्देश हो गया पार्टी की तरफ से कि यहीं से लड़ना है तो ठीक है, यहीं से लड़ा जाएगा। और सौभाग्य ऐसा था कि हम जीत के आ गए। फिर पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस एज एमपी पूरे 5 साल कहीं से किसी से कम नहीं था। कई महत्वपूर्ण विषय होते थे जिसमें सोनिया जी खुद नोट भेजती थी कि इस विषय पे संजय निरुपम बोलेंगे, ही विल इनिशिएट द डिबेट। अच्छा, हमें डिबेट इनिशिएट करता था। तो एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन के तौर पर हमने काम किया वहां पे। फिर चुनाव हार गए 2014 में, फिर मोदी जी की लहर आ गई। तो मुझे आज भी याद है कि 2014 के चुनाव के 2-3 महीने वो तो सुनामी थी। वो तो 2014 के चुनाव के 2-3-4 महीने पहले ये हमारे एक मित्र हैं मुख्तार अब्बास नकवी, हाँ, बीजेपी के बड़े नेता, बिल्कुल, वो गए थे मुंबई में किसी पार्टी के कार्यक्रम के सिलसिले में, और वहां से एयरपोर्ट से मीरा रोड भाईंदर की तरफ गए थे। उसी रास्ते पे हमारा नॉर्थ मुंबई, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, तो पूरे नॉर्थ मुंबई में होर्डिंग, बैनर, ये वो प्रोग्राम है सब चल रहे थे। तो सब सारी जगह संजय निरुपम दिख रहे हैं। तो लौटते समय अपने बीजेपी के जो लोकल साथी थे उनसे चर्चा की कि क्या होगा मुंबई में इस बार। तो बोला कि सब हार जाएंगे, यही एक जीतेगा। तो उसके बाद पार्लियामेंट में मुझे नकवी जी मिले मंडे या ट्यूसडे को। बोले संजय भाई, मैं तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसी से होके आ रहा हूं और हमारी पार्टी की रिपोर्ट यह है कि सब हारेंगे, तुम जीत जाओगे। मैंने कि ईश्वर करे आपकी जो आपके साथियों का जो ऑब्जर्वेशन है सही साबित हो। मेहनत तो कर रहा हूं। बोले नहीं, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। लेकिन तब तक ये क्लैरिटी अंदर आ गई थी कि मोदी जी आ रहे हैं। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी सुनामी थी ये पता नहीं था। मतलब मैं चाहता था कि काम के नाम पे जीता जाए। और आज भी हमारे चुनाव क्षेत्र में मैं जाता हूं तो बोला भैया तुम्हारे काम का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हमको मोदी जी को वोट दे रहा था, मोदी लहर थी, तो मोदी जी के लहर में आप हारे हैं, बाकी अपने परफॉर्मेंस की वजह से आप नहीं हारे। आपको आज भी हम लोग याद रखते हैं। आपने मैं गली गली, घर घर, बिल्डिंग बिल्डिंग, झोपड़पट्टी में हर वर्ग के लिए, चाहे हिंदी भाषी हो या मराठी भाषी हो या गुजराती भाषी हो या मुस्लिम हो या हिंदू, सब के लिए काम करके दिया था। और पूरे 5 साल मुझे लोग बोलते थे कि एक कॉर्पोरेटर की तरह, काउंसलर की तरह काम कर रहा है। ये सोच करके कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी जो खराब थी, जहां नसीब से हम जीत गए, उसको बेहतर किया जाए। नहीं, मोदी जी की तो सुनामी ऐसी थी, लोग कहते थे कि मतलब गमले से भी चुनाव लड़वा दोगे मोदी जी के नाम पे तो गमला भी जीत जाएगा, क्योंकि उनका नाम ही ऐसा। जो एक तो मोदी जी की सुनामी थी, और दूसरा उस इलेक्शन में कांग्रेस के खिलाफ भयंकर एक लहर थी। तो तब मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस वालों ने मुझे बहुत डांटा था। तो मैं एक दिन एआईसीसी में था, तब तक मैं सेक्रेटरी था एआईसीसी का। तो एक मेजर वेद प्रकाश जी एआईसीसी के सेक्रेटरी थे, सीनियर आदमी थे, रिटायर्ड ऑफिसर थे। वो मुझे मिल गए शाम को, मैं ऑफिस से निकल रहा था। भाई संजय, तुम कैसे हार गए? तुम्हारे बारे में तो बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी। तो मैंने कहा सर ऐसा है, ये कांग्रेस वालों को ढूंढ ढूंढ के हराने का मूड था लोग। और ऐसा मूड था कि अगर कांग्रेस से नरेंद्र मोदी खड़े होते तो वो भी हार जाते। तो मुझे किसी ने बताया आपने ऐसा क्यों बोला? मैंने कहा मैं सच बोल रहा हूं, इस सच के लिए बदनाम हूं। अब ठीक है। तो मोदी जी की तो लहर थी, लेकिन एंटी कांग्रेस वेव 1977 के बाद सबसे बड़ी वेव थी। उस वेव में काम वाम का कोई मतलब नहीं। और लोग मोदी जी को लाना चाहते थे, ये एक फैक्ट था, लेकिन कांग्रेस को भगाना चाहते थे, ये भी दूसरा फैक्ट था। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। फिर आप मुंबई कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। तो फिर उसको हार गए। हारने के बाद फिर 1 साल के अंदर मुझे स्वयं बुला करके बोला गया कि मुंबई कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने। उसके बाद 4 साल प्रेसिडेंट था। और जो काम बतौर मुंबई प्रेसिडेंट मैंने किया, वो खुद वहां के कांग्रेस के लोग कहते हैं कि इसके पहले किसी ने इतनी मेहनत नहीं की थी रास्ते पे उतर के, और इसके बाद भी कोई कर पाएगा। अभी तक तो नहीं कर पाया, आगे भी कोई कर पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि मैं एक एक्टिविस्ट हूं। मैं जन सामान्य के बीच रहना, जन सामान्य के मुद्दों से जुड़ के रहना। मेरा मोबाइल कभी ऑफ नहीं होता, 24 घंटे ऑन रहता है। अगर किसी का फोन मिस कर गया नंबर, तो मैं उसको कॉल बैक करता हूं। कई बार इसमें धोखा भी हो जाता है, मुझे गलत जगह में डायल कर देता हूं वापस। मुझे अफसोस है क्यों इसको कॉल बैक किया मैंने। छोटा से छोटा आदमी, सबके पास मेरा नंबर है। मतलब एक फोन बूथ हूं मैं, सब फोन करते हैं और सबका फोन अटेंड करता हूं।
छोटे से छोटे इश्यूज होते हैं, वहां जाना, उनके बीच रहना, कहीं कोई घटना घट गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं दुख है, कहीं सुख है, और ये किसी दबाव में आके नहीं, पैशन है मेरे अंदर। मैंने जब सोचा, जब मैं जर्नलिज्म में था और जर्नलिज्म से जब मैं पॉलिटिक्स में आया, तो मैंने कहा देखो, अगर पॉलिटिक्स में आए हो तो आपको समाज के साथ सीधे जुड़ना पड़ेगा, काम चोरी नहीं चलेगी, और काम चोरी करोगे तो पीछे रह जाओगे। अगर आप चाहते हैं कि एक राजनीतिक तौर पर आप कामयाब हों, और तो आपको लोगों के बीच जाना पड़ेगा, और राजनीतिक तौर पर कामयाब वो आदमी होता है जिससे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक कनेक्ट करती है, और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक कनेक्ट तब करेगी जब आप उससे कनेक्ट करेंगे, जब आप उसके सुख दुख में शामिल रहेंगे। आप एसी में बैठ करके पॉलिटिक्स करेंगे, अपने ऑफिस में बैठ के, अपने बंगले में बैठ करके, तो ठीक है, माँ बाप की कमाई है तो थोड़ी देर चल जाएगा। हमारे पीछे तो किसी की कमाई नहीं थी, हम तो किसी बड़े बाप के बेटे हैं। मेरे पिताजी को तो कोई नहीं जानता, आज भी नहीं कोई जानता। तो हम कोई लेगेसी लेके तो आए नहीं, तो हम किसी चीज के वारिस तो थे नहीं। तो हम जो कुछ है अपनी वजह से, अपनी मेहनत की वजह से हैं। अभी कुछ नहीं है, एकदम तुच्छ मात्र है, लेकिन जो तुच्छ मात्र भी हैं वो अपनी मेहनत से ही। फिर एक लंबा सफर कांग्रेस में काटने के बाद 2024 में कड़वाहट आपकी बढ़ गई। आई थिंक राइट बिफोर इलेक्शंस हुआ था। क्या हुआ, 2019 में चुनाव हारने के बाद फिर वो मोदी वेव थी, पुलवामा, ये सब हो गया, तो सब लोग निराश थे। मैं चुनाव रिजल्ट आने के दूसरे तीसरे दिन मैं फील्ड में था, सबको बुलाया। मैंने ठीक है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, चलो काम पे लग जाते हैं। तो सारे कार्यकर्ता एकदम जोश में आ गए, इतना उदास रहने की जरूरत नहीं है। और घुस गया मैं वार्ड में, अब बूथ एनालिसिस करना शुरू किया, कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ है, चलो नेक्स्ट 5 ईयर दबा के काम करना, सीट निकालना ही निकालना। पूरे 5 साल कंटिन्यूअस काम कर रहा था। पूरे 5 साल जो कंटिन्यूअस काम, तब तक जब मैं हारा तब तक राहुल गांधी अध्यक्ष थे। तो एक कनेक्ट था मेरा, हम कम्युनिकेट करते थे, सही इंफॉर्मेशन आना जाना होता था। तब तक बातचीत होती थी, जवाब देते थे रेगुलर। उसको भाई, मैं जब अध्यक्ष था तो राहुल गांधी का मेरे बुलावे पे 6 बार मुंबई आए, और हर प्रोग्राम में 1-1 लाख 1.5 लाख लोगों को उतार देता था मैं। एक पदयात्रा हो रही है तो पब्लिक मीटिंग हो रही है। मेरे जाने के बाद राहुल गांधी की एक भी मीटिंग नहीं हुई है अभी तक नहीं। मतलब बातें छोटी मोटी ऐसी होती रहती है, किसी में दम नहीं है, ताकत नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। तो मेरा एक कनेक्ट था, लेकिन राहुल गांधी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 2 साल तक पार्टी में वैक्यूम आ गया। 2019 से लेके 20 के बाद पे तो सुना वो कोविड आ गया था। वहां से पार्टी एकदम से, मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब इनएक्टिव हो गई, कोई कनेक्ट नहीं। तब तक नए अध्यक्ष का भी चुनाव नहीं हुआ था। हम लोगों को सुनने वाला नहीं, हमसे कोई कनेक्ट करने वाला नहीं। जो आदमी पूरा मुंबई चलाया 4 साल, उसको आगे क्या करना है कोई डायरेक्शन ही नहीं। इसी बीच एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है कि पहली बार कांग्रेस और शिवसेना हाथ मिलाना चाहती है। शिवसेना बीजेपी साथ साथ चुनाव लड़े थे, हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़े थे, 20-25 साल से साथ साथ लड़ते रहे। बिल्कुल। लेकिन उद्धव ठाकरे के अंदर एक पर्सनल एम्बिशन जगी कि वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, बीजेपी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देना। तो उनको किसी ने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, किसी ने तो आप जानते हैं। हाँ, सब लोग जो सब जानते हैं। और भाई कैसे बनेंगे भाई, तो कांग्रेस से अलायंस करके। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैं शिवसेना से आया था, कांग्रेस में था, मुझे मेरे आई हैड नथिंग अगेंस्ट शिवसेना, लेकिन आइडियोलॉजिकली ये सही नहीं हो रहा था। मेरा मन कह रहा था कि भाई 1989 में कांग्रेस पार्टी जब यूपी में इसी तरह से फ्रस्ट्रेट हो रही थी, तब उसने पहली बार बीएसपी से अलायंस किया था। और उसके बाद से जो कांग्रेस का पतन हुआ, आज 2 एमएलए रह गए यूपी में। तो मैंने कहा कि भाई अब शिवसेना के साथ अलायंस करके, आज आप हार गए हैं ठीक है, लेकिन आप अपोजिशन के नंबर 1 पार्टी, जैसे आप यहां से निकल के शिवसेना के साथ हाथ मिलाते हैं, शिवसेना 1 नंबर की पार्टी, फिर दूसरे नंबर की पार्टी एनसीपी है, तीसरे नंबर की पार्टी आप बनते। तो आप सडनली महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के हायरार्की में बहुत नीचे चले जाते हैं। आपने अपना कद छोटा कर लिया। दूसरा लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तीसरा, अलायंस करके आप अपने वर्कर को सत्ता के पीछे दौड़ा रहे हैं, जबकि अभी टाइम है कि सीधे महाराष्ट्र के एरिया में घुस जाइए, गांव गांव में जाइए,
पूरे 5 साल मेहनत करिए, संगठन को रीबिल्ड करिए, संगठन को जमीन से उठाइए और उठ सकता है। तो मैंने इसका विरोध किया और मैंने खुल के विरोध किया, पब्लिकली विरोध किया, टीवी पे आके विरोध किया। मैंने कहा मैं इस अलायंस के खिलाफ हूं और इस शरद पवार के चक्कर में अलायंस हो रहा है, संजय राउत जैसे मेरे साथी उनके चक्कर में हो रहा है, उद्धव ठाकरे के पर्सनल में हो रहा है, और इसमें सबसे बड़ी जो लूजर होगी वो कांग्रेस पार्टी होगी। और कांग्रेस पार्टी हमेशा हमेशा के लिए महाराष्ट्र के जो पॉलिटिकल मैप है ना वहां से निबट जाएगी। आज 2019 में ये हुआ था, 2024 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास सिर्फ 16 विधायक, अब तक का सबसे छोटा नंबर है। जो महाराष्ट्र 100 से ऊपर एमएलए कांग्रेस को देता था, 80, 85, 90 एमएलए देता था, सिंगल हैंडेडली सरकार देता था, उस महाराष्ट्र ने इनको सिर्फ 16 एमएलए दी। आज हालात ये है कि अब महानगर पालिका चुनाव में भी कांग्रेस और शिवसेना का अलायंस टूट गया। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो शायद इतना ह्यूमिलेटिंग डिफीट कभी उन्हें सोचा नहीं होगा जितना होने जा रहा है। देव ने 2019 में बोला था कि पार्टी खत्म हो जाएगी, यूपी बिहार जैसा हाल हो जाएगा, बीएमसी के चुनाव होने वाले। हाँ, तो आज यही हाल हो रहा है। तो ये सब चल रहा, आपने जो सवाल किया तो 19, 20, 21 में 19 में सब हुआ, मैंने विरोध कर दिया, लेकिन तब कोई कम्युनिकेशन नहीं था। राहुल गांधी भी इनकम्युनिकाडो रहते थे, सोनिया जी को मैसेज तो मिलती नहीं, वो क्या नाम है, कोविड है, मास्क लगाए, मिलती नहीं किससे, उसी मास्क में सब कुछ होता गया। फिर कहीं जाके 2021 में राहुल जी से मैं मिला, मैंने बताया मेरा ये स्टैंड था, आज भी है, हालांकि तब सरकार चल रही थी। तो मुझे बोले कोई बात नहीं, तुम एआईसीसी में आओ, आप जनरल सेक्रेटरी बन के काम करना, मैं बात करता हूं, और आप इधर आइए, अब नेशनल लेवल पे काम करिए। ठीक है, जैसा काम देंगे कर लेंगे। फिर मैंने बोला लेकिन मैं लोकसभा में अपना काम कर रही हूँ, आप काम करो, वहां पर लोकसभा तो आपको लड़ना ही है। मैं उधर लोकसभा की तैयारी कर रहा हूँ, इधर एआईसीसी पे लेके आने वाले हैं। लेकिन ऐसे लोग यहाँ बैठे थे, वही साउथ इंडियन लॉबी, वो चारों तरफ से घेरे रखे। एक बार तो मुझे इंचार्ज बना के भेजा गया राजस्थान में पूरा प्रदेश संगठन का चुनाव का प्रभारी बनाया गया, और मैं चुनाव करा रहा हूं। वहां सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत चल रहा है, राजस्थान के अखबारों में छप रहा है, वीडियो टीवी पे न्यूज आ रहा है कि संजय निरुपम बहुत ही कुशल पॉलिटिशियन है, दोनों के बीच के विवाद को बहुत तरीके से हल कर रहे हैं, कोई वाद विवाद नहीं होने दे रहे हैं। इतना मेटिकुलसली मैं काम कर रहा था। सडनली फोन आता है मेरे पास वेणुगोपाल का कि संजय योर वर्क इज कंप्लीट। मैंने कहा अभी 1 हफ्ता और लगेगा, इसके बाद मैं जयपुर जाऊंगा, एक मीटिंग करके आई विल फिनिश इट। नो यू रिजाइन इट टुडे। क्यों, क्या हो गया? नो वी आर सेंडिंग यू हरियाणा, वी आर मेकिंग यू हरियाणा इंचार्ज। तो मैंने कहा 1 हफ्ते बाद करो। नहीं, आज करना, आज ही अनाउंस करना है। अच्छा जी, अच्छा। तो उस समय हमारे पूरा इलेक्शन इंचार्ज थे मिस्त्री जी, दुष्वंत मिस्त्री साहब। उनको मैंने फोन किया कि ऐसे वेणुगोपाल का फोन है और मुझे रिजाइन करना पड़ेगा, तो कैन यू रिलीव मी? नो डोंट डू इट आफ्टर 1 वीक, जस्ट फिनिश इट ऑफ देन, अदरवाइज तुमने पूरा राजस्थान समझा है तो इतनी जल्दीबाजी मत करो। तो मैंने कहा यू बेटर स्पीक टू जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद फोन आया, नहीं संजय भेज दो। अच्छा, मैंने रिजिग्नेशन भेजा, फिर उनका अप्रूवल आ गया, दोनों मैंने वेणुगोपाल को व्हाट्सअप कर दिया, ये हो गया, अब आगे क्या आदेश है बता दो। उसके बाद कोई फैसला आज तक नहीं आया। अच्छा। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ जो हरियाणा के नेता हैं, भूपिंदर सिंह हुड्डा और उनका पूरा जो क्लैन है, उनको संजय निरुपम नहीं चाहिए, उनको एक चापलूस चाहिए था जिसको जेब में रख के 2 पैसा देके अपने हिसाब से संगठन चला। जैसे इन लोगों को पता चला, ये पहुंच गए, पैसे वैसे दे दिए कि जिसको करना उसको मत करो, क्योंकि ये असर्टिव है। और वो दिन, वो रिजिग्नेशन भेजने के बाद वो आज शाम को हमें अनाउंस करने वाले, वो शाम कभी नहीं आई। फिर मैं भूल गया, छोड़ो कोई बात नहीं, इस संगठन के इंटरनल इश्यूज है, लेट मी फोकस ऑन माई पार्लियामेंट सीट। और जब पार्लियामेंट सीट का टाइम आया, चुनाव का टाइम आया, तो उद्धव ठाकरे तो पहले से खार खाए बैठे थे। क्योंकि मैं बोलता था जब वो चीफ मिनिस्टर बन गए, बोला कहीं उधार का सिंदूर लेकर के सुहागन बन गए, तो बहुत चिढ़ रहे थे पहले से। तो बोला मैं तो इसको सिखलाऊंगा। ठीक है साहब, सिखला लो।
मैंने पार्टी में बात की, बोले नहीं आपको लोकसभा लड़ना है, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं। और सडनली ऐसा होता है कि नहीं, शिवसेना उस सीट नहीं छोड़ रही है। तो मैंने किसको सामने ला रही है? एक ऐसे व्यक्ति को ला रही थी जो कोविड के जमाने में, जिस पर खिचड़ी चोरी का आरोप था, यंग लड़का था, जो माइग्रेंट्स के लिए बीएमसी ने खिचड़ी बांटी थी रोज, उसमें से भी करोड़ों रुपए की खिचड़ी, मतलब बड़ा अच्छा काम किया था बीएमसी ने। उसके कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों ने लिए थे, शिवसेना वालों ने लिए थे। और जैसे 300 ग्राम खिचड़ी देनी है तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया और आपको सब कॉन्ट्रैक्ट दिया। और जब सब कॉन्ट्रैक्ट दिया तो मैंने कहा कि 300 ग्राम मत दो, 200 ग्राम ही दो, 100 ग्राम का पैसा इधर दे दो। तो गरीब की खिचड़ी चुराने का केस चल रहा था, अभी भी केस है, चार्जशीट है। अच्छा। सडनली उसको नाम अनाउंस हो रहा है कि वो उम्मीदवार। मैंने कहा मैं खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं कर सकता। एक दूसरी बात, वो कमजोर कैंडिडेट है, मेरी स्थिति बेहतर है अभी। अब मैं अगर ये बोल रहा हूं तो इसको एड्रेस करने वाला, सुनने वाला कोई भी तो संगठन में होगा, कोई है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस का इंटरनल प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस में अगर कोई आदमी किसी बात को लेकर नाराज है या वो कुछ कहना चाहता है तो उसको सुनने के लिए कोई मंच नहीं है। nobody is interested in listening to you. Nobody is interested in giving you some hearings. और क्या है भाई? आओ बैठो, इतने सालों से इतना मेहनत करने वाला आदमी आज क्यों नाराज हो गया? वहां ये जाना चाह रहा है, जान दो। यही हाल उद्धव ठाकरे क्या भी है। ये दोनों पार्टियों में उद्धव ठाकरे सरेआम बोलते हैं जिसको जाना है जाओ, तो मैंने कहा आखिर में बाप बेटे रह जाएंगे आप। यहां भी यही हाल है। नहीं, लेकिन क्या ये इस वजह से, क्योंकि हमेशा सत्ता में रहने का एक घमंड है, गुमान है। हाँ। एक आदमी जब अपनी मेहनत से पार्टी बनाता है तो उसको पार्टी अपने बच्चे से ज्यादा प्रिय लगती है। तो मेरी पार्टी कमजोर नहीं होनी चाहिए, मेरी पार्टी से जुड़े लोग हैं जाने नहीं चाहिए। एक भी कार्यकर्ता जाता है ना तो एक वोट कम हो जाता है। एक नेता गया तो अपने साथ 150-200 लोगों को लेके जाता है, जितनी उसकी हैसियत। तो मुझे याद आता है 2009 के आसपास जब मैं पार्लियामेंट में था, उस समय सरकार थी यूपीए की, और गोपीनाथ मुंडे जी यहाँ पे एमपी थे बीड से, बीजेपी के। किन्हीं विषयों पे उनका झगड़ा हो गया पार्टी लीडरशिप से। मेरे ख्याल से पुणे का कोई जिला अध्यक्ष वगैरह ये था। गोपीनाथ मुंडे ने मूड बना लिया कि पार्टी छोड़ दूंगा। विलासराव से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, विलासराव तब मंत्री थे। विलासराव से मीटिंग हो गई, फिर गोपीनाथ मुंडे जी को प्रणब मुखर्जी से मिला दिया गया, शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह भी मिल लिए। He was all set to resign बीजेपी। और जैसे बीजेपी के लोगों को पता चला, उनको पकड़ लिया। नहीं भाई, आपकी जो भी शिकायत है उसको रिड्रेस किया जाएगा, पर डोंट गो। तब आज बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी अपने टैलेंट्स को, अपने मेहनती नेताओं को, अपने प्रभावशाली नेताओं को, अपने एक एक कार्यकर्ता को संभालते हैं। यहां क्या है, जाना चाह रहे हैं जाने दो। अब शशि थरूर के साथ क्या हो रहा है, रोज उसको गाली दे रहे हैं सब। और जबकि वो मेरे ख्याल से पब्लिक इमेज, शशि थरूर की एक पब्लिक इमेज, स्कॉलरली इमेज, कंटिन्यूअस विन कर रहा है, और ग्लोबली भी पहचान है, यूएन से ग्लोबल आइडेंटिटी है। उसकी वजह से कांग्रेस की आइडेंटिटी है। वही शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी से एमपी, कांग्रेस की इज्जत बढ़ रही है साहब। अब वो शशि थरूर थोड़ा रीजनेबली सोचता है, लॉजिकली सोचता है। अगर कोई चीज एनडीए सरकार या मोदी सरकार की तरफ से अच्छा होता है तो उसकी तारीफ करते हैं। जब मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग एमपीज के डेलीगेशंस भेजे, तो एक डेलीगेशन को लीड करने का उनको मौका दिया। इट वाज ए ग्रेट थिंग। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो हमारा डेलीगेशन लीड करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा जाता था। यह ऐसी समृद्ध परंपरा रही है कि सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष के नेताओं को आगे भेजता है कि जाइए, आप देश के बारे में, देश के हित में बात करके आइए। वो उसमें हमारी यूनिटी दिखेगी। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मोदी जी ने इसको भेजा। उससे कांग्रेस नाराज होगी। अब वो कुछ भी बोलता उसको, तो इसको भगा दिए, भागेगा ये भागेगा, इसको भगाएंगे, संगी हो गया, संगी हो गया, संगी हो गया। जो आदमी आपके बकवास से सहमत नहीं है वो संगी हो गया। जो आदमी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अच्छाइयों से थोड़ा सा भी सहमत हो गया वो संगी हो गया। ये जो चौखट में जी रहे हैं ना, इस चौखट से बाहर निकलना पड़ेगा। वापसी शिवसेना में दोबारा। हाँ, और तो ये सब चल रहा था। हाँ, ये सब जब चल रहा था तो एक नाथ शिंदे जी हमारे पुराने साथी हैं, और पहले से हमारा बड़ा अच्छा परिचय रहा है।
तो कभी कभार उनके तरफ से कुछ फिलर्स आते थे उसी दर में, उससे पहले से भी मेरा इंटरेस्ट नहीं था सब कुछ होता। देखो एक पार्टी में रह के पार्टी छोड़ने का जो फैसला होता है ना, बहुत आसान नहीं होता, उसमें तकलीफ होती है, क्योंकि आपके पास एक इकोसिस्टम होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें आप उस ग्रुप में, उस संगठन में काम करते हो, उस संरचना का एक हिस्सा है आप। तो सडनली छोड़ के निकल जाए इतना आसान नहीं। उसके पीछे अगर कोई आदमी पार्टी छोड़ के जाता है तो उसको लोग बोलते हैं ना अवसरवादी है, दल बदलू है, मतलबी है। ऐसा नहीं होता साहब। जो लोग छोड़ के जाते हैं वो एक बहुत बड़ी पीड़ा से गुजर के जाते हैं। तो जब ये सब चल रहा था कांग्रेस में, तब तक उनके कुछ लोग मेरे संपर्क में आए और फिर मीटिंग हुई रात को 2-3 घंटे तक। उन्हें बोला आप आइए। मैंने कहा देखो मुझे लोकसभा लड़ना, बोला हम लड़ाएंगे आपको लोकसभा, वो पार्लियामेंट में भेजेंगे, हमारी भी इच्छा और आपके जैसा आदमी हमको चाहिए, आप हमारे पुराने साथी हो, आ जाओ। तो मैंने भी सोचा अब यहाँ कोई इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, पूरी पार्टी फ्रेगमेंटेड हो गई है, कोई कंट्रोल ही नहीं है, अलग अलग 4-5 पावर सेंटर्स बने हुए हैं, सब अपनी अपनी दुकान लगा के बैठे हैं। तो यहाँ कब तक माथापच्ची करेंगे। अच्छा, हर सवाल सिर्फ पार्टी और आइडियोलॉजी का नहीं है, सवाल आपके अपने करियर का भी है ना। आपके पास कोई पोजीशन होती है तो आप लोगों की सेवा कर पाते हैं, आपके पास पोजीशन नहीं होती है तो सेवा करने में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। तो जो आप मुंबई के लोगों से जुड़े हैं, लोगों का काम करते हैं, वो काम करने के लिए तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। बोले ये प्लेटफॉर्म देने के लायक भी नहीं रहेगा, प्लेटफॉर्म देने के लिए कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, रुचि भी नहीं है इनमें, ये खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं सब। मैंने कहा सही टाइम है यहाँ से निकल जाया जाए। उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि भाई शिवसेना की तरफ से वो खिचड़ी चोर आ रहा है उद्धव ठाकरे की पार्टी से, महाराष्ट्रियन है तो सामने एक महाराष्ट्र में कैंडिडेट ही देना चाहिए, तो थोड़ा सा रुक जाओ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कॉम्प्रोमाइज किया और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहां से रोकने की कोशिश नहीं हुई राहुल जी वगैरह की तरफ से? तो किसी के तरफ से कुछ नहीं। जो राहुल गांधी बता रहा हूं, जिनको मैं 6 बार लेके गया था, लाख 1.5 लाख लोगों की पदयात्रा निकालता था, जो मेरे कंधे पे हाथ रख करके लेके घूमते थे सबके सामने, मेरे बगैर होटल से बाहर नहीं निकलते थे। संजय गांधी बोलो। और जब उनको पता चला कि मैं नाराज हूं तो भाई एज ए लीडर इट इज योर ड्यूटी। एक फोन तो कि भाई क्या है, कैसे दूर किया ही जा सकता है, क्या अभी भी कोई गुंजाइश है? मुझे आज भी पूरी तरह याद है कि जिस दिन जब बात बिगड़ गई थी तो जयराम रमेश का फोन आया था मेरे पास। संजय व्हाट इज हैपनिंग, क्या हुआ है? तो मैंने कहा ऐसा ऐसा ही है, तो पार्टी मत छोड़ना अभी। मैंने छोड़ना तो पड़ेगा, बोला 1 घंटा रुकना। 1 घंटे में बताता हूं। 1 घंटा कभी पूरा नहीं हुआ। 1 घंटे बाद मुझे पार्टी से निकालने का नोटिस दिया था। उससे पहले मैं अपना रिज्यूम से भेज दिया था। मुझे मालूम था बेचारा जयराम रमेश भी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको इतनी समझ थी कि ये काम करने वाला आदमी है। ऐसे काम करने वाले लोग नहीं जाने चाहिए। बाकी किसी को कोई गरज नहीं, सब अपने घमंड में, ईगो में। और अब ये आपने शिवसेना, बाला साहब की शिवसेना देखी है। अब ये 2 शिवसेना के धड़े हैं। धड़े नहीं है, बेसिकली क्या हुआ, एकनाथ शिंदे जी हिंदुत्व की विचारधारा जो बाला साहब की थी उसको लेके आगे बढ़े। उद्धव ठाकरे जी ने जिस दिन कांग्रेस से हाथ मिला लिया उस दिन हिंदुत्व से तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, चाहे कितना भी बोल दें। भाई कांग्रेस पार्टी आपके तमाम हिंदुत्ववादी आग्रहों को स्वीकार नहीं करने वाली है। कांग्रेस पार्टी आपके तमाम हिंदुत्ववादी आग्रहों में जहां जहां टकराव होगा वहां आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी क्यों? क्योंकि जैसे आप कांग्रेस से जुड़ते हैं वैसे ही आप एक बहुत बड़े मुस्लिम वोट बैंक से कनेक्ट होने की आकांक्षा रखते हैं, और वो मुस्लिम वोट बैंक की अपनी वो है सीमाएं हैं, उन सीमाओं में आपको कैद कर देंगे वो, और उन सीमाओं में धीरे धीरे कैद हो रहे थे। तो उससे शिंदे साहब जैसे जो लोग थे उनकी छटपटाहट हो रही थी। वो मंत्री थे, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे, उनके अंदर मंत्री थे, ऐसे बहुत सारे और भी लोग थे। इस बीच बीजेपी अपोजिशन में थी। अब बीजेपी के साथ प्रॉब्लम है कि लंबे समय तक अपोजिशन में नहीं रह सकती, तो वो भी अपने काम में लगे हुए थे। अब बीजेपी का गुस्सा ये था कि तुम मेरे साथ चुनाव लड़े, हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगा, हिंदुत्व के नाम पे तुमको वोट मिला, मोदी जी के नाम पे वोट मिला, और तुम हमको छोड़ के कांग्रेस की गोदी में जाके बैठ गए। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर उद्धव ठाकरे एज ए चीफ मिनिस्टर, तब मुझसे पूछा गया था कि एज ए चीफ मिनिस्टर क्या होंगे? टोटल डिजास्टर होंगे, क्योंकि मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं। मैंने कहा बहुत ही लेड बैक पर्सन है, मेहनती आदमी नहीं है, आराम पसंद है, एकदम घटिया शब्द का इस्तेमाल करो तो कामचोर है। अच्छा, काम करने से कतराते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, पॉलिटिशियन को अगर आप पॉलिटिकल लाइफ में हैं
तो कभी भी जनता से मिलने से कतराना नहीं चाहिए। इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट के बजाय केयरलेसनेस। अच्छा। आपके दरवाजे पे रात को 2 बजे भी कोई आया तो मिल लेना चाहिए। और इनकी आदत है कि रात दिन में 11 बजे भी कोई तो आज नहीं मिलेंगे। अच्छा। सैकड़ों लोग मिलने आज नहीं कर रहा। तो लोगों से हमेशा दूर रहते थे, लोगों के बीच जाने से कतराते थे। तो मैंने कहा ये बहुत बड़ा डिजास्टर होंगे, और यही हुआ। उनका दुर्भाग्य था कि कोविड आ गया। 2019 के नवंबर में मुख्यमंत्री बनते, हम सबने शुभकामना दी उनको, चलो भाई बन गए मुख्यमंत्री, करो कुछ। 2020 में कोविड आ गया मार्च में। अब कोविड के बाद बहाना मिल गया घर से बाहर नहीं निकलने का, तो पूरी सरकार वो फेसबुक पे चलाते थे। 2.5 साल में मंत्रालय एक बार गए थे। जो सरकार का मुख्यालय है, उस मुख्यालय में पूरे 2.5 साल में मुख्यमंत्री एक बार जाते। और फिर वो सारी चीजें भी हो गई, सुशांत सिंह राजपूत मर्डर, और फिर अर्नब गोस्वामी का एक पूरा वो सब तो इश्यूज था, क्योंकि वो सब कैंपेन चल रहा था। जो उनके एमएलए मिलने आते थे मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री अपने एमएलए से नहीं मिल रहे। तो भाई एमएलए है, चुन के आया अपने क्षेत्र से, उसके कुछ ग्रीवांसेस होंगे, उसके अपने लोगों के, अपने जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके कुछ इश्यूज होंगे, उनको तो दूर करना पड़ेगा। दूर कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। अब मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं। एक एमएलए बेचारा 8 घंटे बाहर बैठा रहा। अच्छा। 8 घंटे उसको बाहर बैठा रहे अपने सरकारी बंगले के बाहर। आखिरकार वो चला गया, और उस दिन तय कर लिया उसने कि अब हम इस पार्टी में काम नहीं करेंगे। तो ऐसे अलग अलग रिसेंटमेंट एमएलए के बीच, उनके कामकाज को लेके, हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेके, इधर से बीजेपी का कैंपेन चल रहा था, और वहां से बिखराव शुरू हुआ। तो ये आइडिया किसने दिया था? मतलब वो तो आपने बताई, संजय राउत इसमें मेजर फोर्स थे कि तो उद्धव ठाकरे को बर्बाद किया, शरद पवार को साथ में ले आए। और हाँ, वो तो उस समय का हुआ, लेकिन वो तो सरकार बनाने का जो उनका फैसला था वही बुनियादी तौर पर दोषपूर्ण था। उनको कांग्रेस से हाथ मिला के सरकार बनाना ही नहीं चाहिए था। उसमें वो भी निबट गए, नुकसान उनका भी हुआ। तो जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे और हिंदुत्व के मुद्दे पे सरकार में आने के बाद जब कांग्रेस की गोद में बैठ गए और हिंदुत्व से जब वो समझौते करने लगे, उसी दरमियान आपको याद होगा पालघर में 3 साधुओं की हत्या कर दी गई थी। 3 साधुओं की बड़ी जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई थी। जी। उसकी वजह से एक रिसेंटमेंट था। और बीजेपी जब अपोजिशन में रहती है तो मुद्दों को उठाने में उनसे ज्यादा माहिर कोई नहीं होता, उसको खूब गर्म किया। इस बीच करप्शन के केसेस निकल के आने लगे, वहां के बियर बारों से जो कलेक्शन के केसेस निकल के आने लगे, इनके मंत्री जेल जाने लगे, अनिल देशमुख जेल चले गए और भी मंत्री जेल जाने लगे। और इसको संभालने की जो क्षमता होनी चाहिए मुख्यमंत्री, वो क्षमता नहीं दिख रही थी। तो शिवसेना की बदनामी हो रही है, हिंदुत्व से समझौता हो रहा है, सरकार बदनाम हो रही है, और मुख्यमंत्री कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, ना तो अपने लोगों से ना महाराष्ट्र के लोगों से। कर रहे हैं तो फेसबुक पे भाषण देके निकल जा रहे। ऐसे में शिंदे साहब ने एक, जो रिसेंटमेंट में थे, जो लोग, जो सारे विधायक उनके नाराज थे, उनके धीरे धीरे टोली बनने लगी। हमारे एक विधायक दोस्त को मैं जानता हूं, वो 5 बार का विधायक है। अच्छा। और सारे नए लोगों को मंत्री बनाया, तो उसने बोला साहब मुझे भी मंत्री बनाओ। 2-3 बार बोला बेचारे ने। 5 बार बहुत होता है। तीसरी बार गया, जब 3-4 बार के बाद जब गया, मैं बोला कि साहब मुझे मंत्री बनना, अभी तक नहीं बना। तो अपने पीए को क्या बोल रहे हैं? बोलो वो अलमीरा में मंत्री है, जिसको दे दो। अब बताओ, किसी एमएलए का इतना अपमान करेंगे तो कब तक आपके साथ रहे? अपने बेटे को तो उन्होंने, हाँ, बेटा जो पहली बार का एमएलए उसको मंत्री बना रहे हैं। हाँ। और जो 5 बार का एमएलए उसको मंत्री नहीं बना रहे, और उसका तो उसका अपमान कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं अलमीरा में मंत्री पद है, जरा दे दो इसको। यहां एक इंसान का भी अपमान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। पॉलिटिकल करियर में सबसे पहली शर्त यही है कि सबके सामने हाथ जोड़े रखो। अपने कोटेबल कोट्स बोलने के चक्कर में किसी का अपमान मत करो। उस दिन जो निकला तो निकला, फिर आज मंत्री हो, शिंदे जी ने बता दिया उनको। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को हर्ट किया उन्होंने, और धीरे धीरे टोली बनती गई। और उसके बाद तब तक बीजेपी चाह ही रही थी फिर बाला साहब की विचारधारा को आगे लेके जाना है। तो बाला साहब के हिंदुत्ववादी विचारधारा के आधार पर जो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन 20-25 साल पहले हुआ था, वो गठबंधन आज काम कर रहा है। और उद्धव जी के पास जो संगठन है, वो बाला साहब जिस गठबंधन के खिलाफ थे, बिल्कुल, बाला साहब जीते जी शरद पवार को कभी लाइक नहीं करते थे। व्यक्तिगत तौर पर अच्छे दोस्त हो सकते हैं, उसको मैदे का पोता बोलते थे। अच्छा। मैदे का पोता मतलब मैदे का बोरा। अच्छा। वही। और उनके करप्शन पे इतना बोला उन्होंने,
गोपीनाथ मुंडे उस समय वहां के लीडर ऑपोजिशन थे महाराष्ट्र के। शरद पवार को 1994-95 में उनके सारे करप्शन का भांडा फोड़ दिया। बाला साहब बोले मर जाऊंगा मैं, कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, कांग्रेस के पास जाने से पहले मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। कांग्रेस को रास्कल बोलते थे, कांग्रेस को बेईमान बोलते थे, और उस ऐसे बेईमान लोगों के साथ इन्हें अलायंस कर लिया। पूरा आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो जो आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज किया वो एक बहुत बड़ा कारण था शिवसेना में बिखराव का। और ऐसे में एकनाथ शिंदे उस आइडियोलॉजी को बचाने, बाला साहब की विचारधारा को कैरी फॉरवर्ड करने वाले एक लीडर निकल के आए, जिसको बीजेपी ने भी सहर्ष स्वीकार किया। और आज बीजेपी के साथ वो लोग मिलकर काम करते। तो आपने बोला दो शिवसेना, बाला साहब, तो अब वो शिवसेना तो कांग्रेस की शिवसेना हो गई। अच्छा, ये शिवसेना बाला साहब की शिवसेना। आपको क्या लगता है आगे कोई फ्यूचर है या किस चीज का? उद्धव अभी ये ठाकरे कॉर्पोरेशन faction जो है। चुनाव देखिए, शिवसेना की जो पूरी जो संजीवनी है वह मुंबई महानगर पालिका है। मुंबई महानगर पालिका 65,000 करोड़ की महानगर पालिका है। स्टेट बजट नहीं होता है। एशिया 9 राज्यों का स्टेट बजट से भी ज्यादा है। 3,500 करोड़ तो सिर्फ ये हॉस्पिटल्स पे खर्च करते हैं। हर साल 2,000 करोड़ 2,200 करोड़ रुपए सड़कें बनाने पे खर्च करते हैं। स्कूल चलाने का बजट भी ऐसा ही है, 2,000 से ज्यादा ही, 2,000 करोड़ से ज्यादा है। एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है। 25 साल से उद्धव ठाकरे कब्जा किए हुए हैं और उस मुंबई को उद्धव ठाकरे नहीं बचा पाए। बोलते ना मुंबई में पूरा डीके हो गया, बर्बाद हो गया, मुंबई के रास्ते नहीं है, गटर नहीं है, साफ सफाई नहीं है, स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पताल मतलब सरकारी अस्पताल में अब जा नहीं सकते। 65,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी मुंबई को बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अभी मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक पूरी लिस्ट दी है कि जब वो काम करते हैं तो कैसे करते हैं। अगर 1 करोड़ रुपए का कोई बजट बीएमसी ने पास किया है ना, तो उसमें 1% इधर, 10% उद्धव ठाकरे, 15% इधर, एक करते करते 72% कमीशन चला जाता है, बढ़ जाता है। मतलब 1 करोड़ में से 28 लाख में रोड बनाना है जी। और ये खेल उद्धव जी के नेतृत्व में 20-25 साल से चल रहा था। पैसा आ रहे थे, मातोश्री में जा रहा था। पूरे मुंबई का तो विकास नहीं हुआ, उद्धव जी ने एक दूसरी मातोश्री खड़ी कर दी, 2 मातोश्री हो गए। अच्छा, और जहां तहां जमीन खरीद के पैसे डाल के प्रॉपर्टी खड़ा कर लिया उन्होंने, विदेशों में, देश में। तो ये उनकी पार्टी की संजीवनी, उनकी संजीवनी थी। अब ये महानगर पालिका चुनाव इस बार उनको जीतने नहीं देना, ये हमारा संकल्प है। बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की पार्टी तीनों मिल करके, अजीत पवार की पार्टी का उतना प्रेजेंस नहीं है मुंबई में, लेकिन हम दोनों का जबरदस्त प्रेजेंस है। हम लोग अलायंस करके उद्धव ठाकरे की पार्टी महानगर पालिका में नहीं आनी चाहिए, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और जीत जाएंगे। हम कामयाब रहेंगे, मैं आज ही बोल रहा हूं। आउट ऑफ 227 काउंसिलर्स वी मे विन मोर देन 150। अच्छा, तो 150 मतलब हमारा अपना मेयर होगा। और अभी मेयर नहीं है। पिछले 2022 के बाद से मुंबई महानगर पालिका चुनाव नहीं हुए, 3 साल हो गए। लेकिन पिछले 3-4 सालों में जब 2.5 साल शिंदे जी चीफ मिनिस्टर थे और अभी जब पिछले 1 साल से फडणवीस जी हैं, आप 2.5-3 साल में देखेंगे कि मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना डेवलपमेंट हुआ। बिल्कुल। अब अभी हाल में गए थे मुंबई, कोस्टल रोड देखा आपने? नहीं देखा अभी तक? अभी नहीं देखा मैंने, लेकिन मेट्रो का, मेरा अंडरग्राउंड मेट्रो तो खैर आ ही गया। हाँ, मेरा एक दोस्त, जिसका पहले आर्य को लेकर बड़ा विरोध भी हुआ था। मेरा एक दोस्त अभी 10 साल बाद मुंबई आया विदेशों से, और आकर के वो वर्ली सीलिंग तक तो उसको पता था, बांद्रा वर्ली सीलिंग। हाँ। उसके आगे उसको कुछ पता नहीं था। जब वहां घुसा तो कहा मुंबई में हूं कि कहीं और आ गया। अच्छा, ये ऐसा लगेगा आप यूरोप में आ गए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी हो रहा है ना, जिस स्पीड से चल रहा है, 2030 आते आते पूरे मुंबई का काया पलट हो जाएगा, पूरे मुंबई का चेहरा मोहरा बदल जाएगा। ये सब सिर्फ 3 साल में शिवसेना बीजेपी बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन द स्टेट गवर्नमेंट दे आर रनिंग कॉर्पोरेशन, और ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। एक बार कॉर्पोरेशन पर वैधानिक तौर पर हमारा अपना कंट्रोल होगा तो उस पैसे का सही इस्तेमाल होगा और उसका फायदा मुंबई के लोगों को होगा। ये क्या करते हैं, चुनाव आया, मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ देंगे, मराठी मानूस, ये सब चुनावी नारा है। ये
बहुत समय से चले ही जा रहा है, 25-30 साल से यही हो रहा है। 25-30 साल में कितने मराठी भाषिक लोग मुंबई छोड़ करके मुंबई के बाहर जाने के लिए मजबूर हुए, उसका एक आंकड़ा है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो यही उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है, और कोई जिम्मेदार नहीं। आज राज ठाकरे इतना सुबह शाम निकल करके जो यूपी बिहार से जो माइग्रेंट्स को मारते पीटते हैं, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। चलिए, मैं आपसे कुछ एक लोगों के नाम बोलूंगा, 2 शब्द आपके जहन में क्या आते हैं उन लोगों के लिए? बाप रे, एकदम से तुरंत आएगा ऐसी गारंटी नहीं है। हाँ। शायद सोचना पड़ जाए। मोदी जी। एक दैदीप्यमान व्यक्तित्व। अमित शाह। बहुत ताकतवर आदमी, मेहनती आदमी, बहुत मेहनती। राहुल जी। मतलब एकदम ही क्या कहा जाए, मतलब ऐसा है, दुर्भाग्य की बात है, इतनी बड़ी लिगेसी, इतना बड़ा बैकग्राउंड, लेकिन अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार नहीं होते। रोज सीख रहे, रोज ट्रेनिंग ले रहे। तेजस्वी यादव। फेल हो गया, तेजस्वी नाम ही हो गया उसका। अखिलेश। वो भी फेल हो जाएगा। उनका भी आपको ही लगता है? फेल हो जाएगा। मायावती। वो तो ऑलरेडी डूम्ड। क्या हुआ मायावती का? जी। मायावती को बहुत बड़ी ताकत दी थी यूपी ने। 2007 में 200 से ज्यादा सीटें लेके आई थी, और एक मैंने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकती है। महाराष्ट्र में उनके लोग चुन के आते थे, बिहार में चुन के आते थे, इधर से दक्षिण भारत में भी बीएसपी के कैंडिडेट आने लगे थे चुन के। लेकिन मतलब उनके प्रति पूरे रिस्पेक्ट के साथ मैं कहता हूं, पैसे का इतना लालच था। सत्ता मिलते ही ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा कर, पैसा तो जमा कर लिया, लेकिन पैसा सारा सुख नहीं देता। कहते हैं कि 13,000 करोड़ की मालकिन है। अच्छा। 13,000 करोड़ रुपए जमा करने के बाद जो ईडी फीडी चल रहा हो तो बात की बात है, आज उनको कोई सुकून है? हाँ, परेशान होंगी। आज परेशान है, उनका कोई राजनीतिक करियर नहीं, उनका संगठन बिखर गया है, उनकी इमेज खत्म हो गई है, परसेप्शन बिगड़ गया है। अब दोबारा सत्ता में नहीं है, तो राजनीति, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके लिए सबसे सुकून देने वाली बात यह होती है कि हमेशा कामयाब रहते हैं, अपनी पोजीशन बना के रखते हैं। तो आप तो पैसे के चक्कर में अपना पोजीशन गंवा दिया, बहुत बड़ा पोजीशन था उनके पास। अरविंद केजरीवाल। कमबैक के चांस नहीं है। अच्छा। और आखिर में आपके परम मित्र संजय राउत। तकलीफ में है बेचारा अभी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी स्वस्थ हो जाए। लेकिन आपने उनके लिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो थोड़ा सा कुछ आपने वर्ड्स इस्तेमाल किए थे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैं आमतौर पर नहीं करता हूं, और मेरे पास भाषा की कोई कमी नहीं है। जो बोलते हैं ना, भाषा के दरिद्र लोग, जो गालियां कौन देता है? जिसके पास भाषा नहीं होती एक्सप्रेस करने की। अब मैं सौभाग्यशाली आदमी हूं कि मेरे पास भाषा की समझ है और मैं हर तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं, लेकिन कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी कि आप अपने आप को दरिद्र महसूस करने लगते और गालियों पे आ जाते हैं। तो उस शब्द का इस्तेमाल करना मेरी आदत में शुमार नहीं है। हालांकि लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। मैंने खुद ट्विटर पे बोला कि मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अब तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं कभी भी इस तरह की बात उनके लिए नहीं बोलूंगा। धन्यवाद संजय जी। शुक्रिया। तो ऐसे ही हमारे साथ मेहमान जुड़ते रहेंगे। पॉडकास्ट आप जरूर देखते रहिए डिकोड मीडिया पर, इसी तरह के पॉडकास्ट आपको मिलेंगे। और संजय जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।